BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 641। 6 पथ आकाशीय वृक्ष। नीलामी की गई वस्तुओं पर तब तक दावा नहीं किया जा सकता था जब तक कि नीलामी समाप्त न हो जाए, इसलिए एसोसिएटेड चार्ल्सेडनी को हटा दिए जाने के बाद नीलामी जारी रही। इसके बाद लगातार 1 दर्जन वस्तुओं की नीलामी की गई। इन खजानों में दिव्य कलाकृतियां और दिव्य क्षमताएं शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य सामान्य नहीं था। इस प्रकार एक भयंकर प्रतिस्पर्धा भड़क उठी जिसने नीलामी घर में माहौल को और भी तीव्र कर दिया। सामान्य संप्रभु चरण के विशेषज्ञों के पास अब नीलामी के आगे बढ़ने के साथ बोली लगाने का साधन नहीं था। इसके बाद की प्रत्येक बोली प्रमुख शक्तियों द्वारा लगाई गई, जिनके शीर्ष पर एक पृथ्वी संप्रभु था और उनके बीच महान पृथ्वी संप्रभुओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि जियाओ मिंग को जिन वस्तुओं की उम्मीद थी वे अभी तक नहीं आई थीं। वह आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली नामक एक गोली को परिष्कृत करना चाहता था। गोली के प्रभाव बल्कि सामान्य थे, इसने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के परिवर्तन को तेज किया और पुनर्प्राप्ति में सहायता की। उसके ताकतवर स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इसे प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सामग्री स्वाभाविक रूप से उच्च श्रेणी की थी। मुख्य सामग्री 3 गुना थी: मुरझाने वाला शानदार दिव्य फल, 6 पथों वाला आकाशीय वृक्ष और तारकीय मूल फल। वह जानता था कि इस नीलामी में इनमें से 2 वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन अब तक कोई भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि नीलामी में बाद में किसी वस्तु को सुरक्षित करने के लिए कीमत उतनी ही अधिक होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्नि आत्मा कबीले की एक बोली के अलावा उन छोटे मंडपों में दिग्गजों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। जियाओ मिंग के पास मौजूद सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड्स में से अधिकांश दुष्टों का योगदान था, जिनका उसने पहले सामना किया था, जिनकी राशि 50 मिलियन से थोड़ी अधिक थी। हालांकि यह बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन ये 3 प्रकार की औषधीय सामग्री खरीदने के लिए शायद ही पर्याप्त होगा। क्या उसे नरम चावल खाने के लिए मजबूर होना पड़ा? TLN, एक आदमी एक अमीर महिला से पैसे ऐंठ रहा है। जियो मिंग ने अपने बगल में बैठे किंग यानजिंग की ओर देखा, जिसने उसकी निगाह को भांप लिया था और उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराए। जियाओ मिंग के चिंतन के बीच धीरे धीरे समय बीतता गया। 14वीं वस्तु की नीलामी के बाद 15वीं वस्तु ने आखिरकार उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मंच पर सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कुछ ऐसा पकड़ा हुआ था जिससे प्रकाश की 6 अलग अलग लेकिन बेहद चमकदार किरणें निकल रही थीं, जो पुनर्जन्म के चक्रों की तरह एक दूसरे से टकरा रही थीं और प्रतिध्वनित हो रही थीं, जिससे पूरा नीलामी घर अपनी चमक में आ गया। एक अनोखा उतार चढ़ाव जगह को भरने लगा। नीलामी घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी की नज़रें प्रकाश की 6 किरणों को उत्सर्जित करने वाली दिव्य औषधि पर केंद्रित थीं। अपनी गहरी दृष्टि से उपस्थित लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि 6 किरणें लगभग 1 फुट लंबे एक छोटे से पेड़ की विभिन्न शाखाओं के सिरों से निकल रही थीं। प्रत्येक शाखा और यहां तक कि पत्तियों पर रहस्यमयी रून अंकित थे। जियाओ मिंग सीधा खड़ा हुआ और ये देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। जिस 6 पथों वाले दिव्य वृक्ष का वह इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार प्रकट हो गया था। इस समय सामने के छोटे मंडपों से कुछ गतिविधि सुनी जा सकती थी, क्योंकि ध्यान केंद्रित निगाहें मंच की ओर थीं, जो स्पष्ट रूप से आइटम द्वारा खींची गई थीं। ये 6 पथ दिव्य वृक्ष है, एक ऐसा नाम जिसे आप में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसके उपयोग कई हैं। यदि कोई इसे परिष्कृत कर सकता है, तो वह न केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत करने के लिए 6 पथों की शक्ति का उपयोग कर सकता है, बल्कि यह किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा और संप्रभु दिव्य शरीर के गुणों को बिना किसी नुकसान के बदल भी सकता है। आप सभी जिन्होंने इस बिंदु तक साधना की है, उन्हें ये समझना चाहिए कि कई वर्षों से साधना की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्तित करना कितना कठिन है। कितने लोगों ने बाद में एक बेहतर आध्यात्मिक कला प्राप्त की है, केवल इस रूपांतरण बाधा पर विफल होने के लिए। इस 6 पथ दिव्य वृक्ष की दुर्लभता को इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती बोली 10 मिलियन संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थ है, जिसमें प्रत्येक वृद्धि 1 मिलियन से कम नहीं है। मोकिंग के शब्दों के गिरने पर भीड़ में अनगिनत बड़बड़ाहट फैल गई। उच्च आरंभिक कीमत ने कई लोगों को हतोत्साहित किया, फिर भी यह अभी भी अत्यधिक प्रतिष्ठित था। वास्तव में, जैसा कि मोकिंग ने उल्लेख किया, कई लोगों ने बेहतर आध्यात्मिक कलाएं प्राप्त की थीं, लेकिन गुण बेमेल होने के कारण उन्हें विकसित नहीं कर सके, न ही वे धर्मांतरण के नुकसान को वहन कर सकते थे। हालांकि 6 पाथस सेलेस्टियल ट्री ने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया। इसके अलावा, भले ही तत्काल आवश्यकता न हो, ऐसी वस्तु बैकअप के रूप में रखने लायक थी। ऐसा स्वर्गीय खजाना कुछ ऐसा था जिसे कोई भी तुच्छ नहीं समझ सकता था। नीलामी मंच पर मोकिंग ने भीड़ की प्रतिक्रिया को देखा और फिर शांति से कहा, देवियों और सज्जनों, बोली शुरू हो। उसके शब्द कहने के तुरंत बाद किसी ने बोली नहीं लगाए। 10 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड कोई छोटी राशि नहीं थी। एक शक्तिशाली गुट के समर्थन के बिना साधारण पृथ्वी के शासकों के लिए भी इतनी राशि जुटाना मुश्किल होगा, इसलिए बोली लगाने से पहले स्थिति का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना आवश्यक था। हालांकि नीलामी घर में शांति लंबे समय तक नहीं रही और आखिरकार यह टूट गई। 11 मिलियन।
बोली लगाने वाला एक कठोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। उसकी बोली ने कई ईर्ष्यालु निगाहों और फुसफुसाती टिप्पणियों को आकर्षित किया। ये 9 स्वर्ग महाद्वीप का एक स्वामी लगता है। ऐसा कहा जाता है कि वह कई वर्षों से ग्रेटर अर्थ सॉवरेन मंच पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना भव्य है। मुझे डर है कि इतना सावरेन स्पिरिचुअल लिक्विड मुझे 9वीं कक्षा के सावरेन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। ईर्ष्यापूर्ण बड़बड़ाहट पूरी तरह से शांत होने से पहले एक और बोली लगाई गई। 14 मिलियन। हर कोई आवाज़ की ओर देख रहा था, जहां सामने की पंक्ति के मंडप की खिड़कियां खुली हुई थीं। सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी जेड पंखे से खुद को पंखा झलते हुए एक विनम्र मुस्कान के साथ भीड़ का सामना कर रहा था, जो पूरी तरह से संतुलित था। देखो, क्या इस काइलो महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र से व्हाइट जेड टॉवर का युवा स्वामी नहीं है? मैंने सुना है कि उसके पिता ने परफेक्टेड अर्थ सॉवरेन को तोड़ दिया है। तुम्हें ये भी पता है? हे, मैं खुफिया व्यवसाय में हूँ। जियाओ मिंग चुपचाप देख रहा था क्योंकि भीड़ इधर उधर भाग रही थी, ये जानते हुए कि 14 मिलियन निश्चित रूप से सीमा नहीं थी। निश्चित रूप से सभी की सतर्क निगाहों के सामने 6 पथों वाले दिव्य वृक्ष की कीमत जल्द ही 20 मिलियन संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थों को पार कर गई। इस अवस्था में व्हाइट जेड टॉवर के युवा स्वामी और 9 स्वर्ग महाद्वीप के स्वामी दोनों ही अभिभूत लग रहे थे। उनके हाव भाव अनिश्चित और स्पष्ट रूप से झिझक रहे थे। 21 मिलियन। जैसे ही दोनों झिझक रहे थे, एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने अचानक देखा कि यह वह सुंदर लड़का था जिसे नीलामी की शुरुआत में नरम चावल खाते हुए देखा गया था, जिसने बोली लगाई थी। अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहें जियाओ मिंग की ओर मुड़ गईं। क्या उन्होंने पहले उसे गलत समझा था? क्या इस युवक को किसी बड़ी शक्ति का समर्थन प्राप्त था? अन्यथा कोई इतना युवा व्यक्ति 21 मिलियन की बोली लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आश्चर्यचकित नज़रों के बीच जियाओ मिंग शांत रहा। उसकी नज़र नीलामी के मंच पर 6 पाथस सेलेस्टियल ट्री पर टिकी थी, बाकी सभी को अनदेखा करते हुए। व्हाइट जेड टॉवर के युवा स्वामी और 9 स्वर्ग महाद्वीप के स्वामी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अंततः बोली लगाना जारी नहीं रखा। जब सभी को लगा कि बोली खत्म हो गई है, तभी फायर स्पिरिट कबीले के मंडप से एक बोली आई। 22 मिलियन। ये फायर स्पिरिट कबीला सभी अग्नि गुण दिव्य कलाओं की साधना करते हैं, उन्हें 6 पथों वाले दिव्य वृक्ष की क्या आवश्यकता होगी? यह अचानक बोली सिर्फ जानबूझकर कीमत बढ़ाने के लिए है न? किंग यांजिंग इस दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और ठंडी सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एसोसिएटेड चालसेडनी के लिए उनकी पिछली बोली ने फायर स्पिरिट कबीले को नाराज कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि फायर स्पिरिट कबीला पिछले कुछ वर्षों में गिरावट में था। इसके सदस्यों का स्वभाव बहुत ही तुच्छ था। बस तब तक बोली लगाते रहो जब तक कि तुम उन्हें कुचल न दो। अगर तुम्हारे पास सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खत्म हो गए तो मैं बाकी का खर्च उठा लूंगी, किंग यांजिंग ने बड़े ही शानदार तरीके से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जियाओ मिंग शांति से मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखों में अधीरता झलक रही थी। 23 मिलियन। 24 मिलियन। अग्नि आत्मा कबीले ने तुरंत उसका अनुसरण किया। 25 मिलियन। इस बार अग्नि आत्मा कबीले ने फिर से बोली नहीं लगाई। अग्नि आत्मा कबीले के मंडप के अंदर बूढ़ा यान, जिसने पिछली बोली देखी थी, भौहें सिकोड़ रहा था। युवा मास्टर ने पहले अन्य युवा मास्टरों को कीमत बढ़ाने से क्यों नहीं रोका? दिव्य ज्वाला खो नहीं सकती। पहले ये युवा मास्टर एसोसिएटेड चालसेडनी पर झगड़ा नहीं करना चाहता था, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष यहीं रुक जाएगा। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी अभी भी इतनी बड़ी मात्रा में सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थ का उत्पादन करने में सक्षम है, भले ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से मजबूत न हो। कुछ अजीब है। इसलिए अगर वह दिव्य ज्वाला में रुचि रखने की हिम्मत करता है, तो उसके कुछ फंड का उपभोग करने में कोई बुराई नहीं है, और यह कुछ गुस्सा निकालने का एक तरीका भी है। हालांकि ये युवा मास्टर आपकी चिंताओं से भी वाकिफ है, बूढ़ा यान। चिंता मत करो, अब से मैं उन्हें कीमतें और अधिक बढ़ाने से रोकूंगा। कहीं ऐसा न हो कि हम लापरवाही से बोली लगा दें और अंततः वह वस्तु हमें ही मिल जाए, हुओमो ने उदासीनता से उत्तर दिया। अध्याय 642। ग्रीनस्टोन एज योर फ्लेम। मोकिंग द्वारा नीलामी के परिणामों की घोषणा करने के बाद जियाओ मिंग ने धीरे से आह भरी और फिर उस मंडप की ओर गहराई से देखा जहां अग्नि आत्मा कबीला स्थित था। वह खिड़की से घमंडी युवक को देख सकता था। अगर यह आदमी दखल नहीं देता तो उसे अतिरिक्त 4 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खर्च नहीं करने पड़ते। हालांकि उसने अंततः 6 पाथस सेलेस्टियल ट्री हासिल कर लिया, फिर भी वह कुछ हद तक परेशान था। फायर स्पिरिट कबीले के उस आदमी के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी काफी मजबूत है, यहाँ तक कि मैं अपने चरम पर जितना मजबूत था उससे भी ज्यादा मजबूत है, किंग यांजिंग ने उसके बगल में फुसफुसाया। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। अपने चरम पर किंग यांजिंग परिपूर्ण पृथ्वी संप्रभु अवस्था में थी। ये बुजुर्ग उससे थोड़ा मजबूत था, संभवतः केवल एक अर्धस्वर्गीय संप्रभु। जब तक ये बुजुर्ग उन दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक नहीं होता जो अपने दायरे से परे चुनौती दे सकते थे, वह जियाओ मिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि
अब फायर स्पिरिट कबीले को सबक सिखाने के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि नीलामी अभी भी जारी थी। इसके तुरंत बाद मास्टर मोकिंग ने 19वीं नीलामी वस्तु निकाली। ये ठीक वही दूसरी सामग्री थी जिसकी जियाओ मिंग को अपनी कीमिया के लिए ज़रूरत थी। मास्टर मोकिंग के मुरझाए हुए हाथों में रोशनी की एक गेंद दिखाई दी, जिसमें एक फल दिखाई दिया जो ताड़ के पेड़ से बड़ा नहीं था। फल एक हल्के पीले रंग का था जिसकी सतह पर पेड़ जैसे पैटर्न फैले हुए थे। यह उल्लेखनीय रूप से अगोचर दिखाई दे रहा था। यदि इसे मास्टर मोकिंग ने स्वयं प्रस्तुत नहीं किया होता तो किसी के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता कि यह पौराणिक मुरझाया हुआ दिव्य फल था। दुनिया में मुरझाया हुआ दिव्य वृक्ष नामक एक दिव्य वृक्ष मौजूद था। इसका जीवन काल अविश्वसनीय रूप से लंबा था और अनगिनत आपदाओं के बाद भी ये बिना नष्ट हुए युगों तक जीवित रहा। ऐसा कहा जाता था कि ये दिव्य वृक्ष हर 1000 साल में एक बार मुरझाता और फलता फूलता था और हर चक्र में एक ही फल पैदा होता था, मुरझाने वाला दिव्य फल। कहा जाता है कि इस फल को खाने से शरीर के अंदर की सभी चोटें ठीक हो जाती हैं और व्यक्ति के जन्मजात गुणों में नाटकीय रूप से सुधार होता है, जो पुनर्जन्म के समान है। इस वजह से मुरझाने वाले शानदार दिव्य फल की हमेशा अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक मांग की गई थी। आखिरकार ऐसे खजाने जो किसी के जन्मजात गुणों को बेहतर बना सकते हैं, वे तो बहुत ही दुर्लभ थे, और वे तो और भी दुर्लभ थे जो पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते थे। इस तरह जब भी मुरझाने वाले शानदार दिव्य फल दिखाई देते तो कई शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती। विशाल नीलामी घर के अंदर कई आंखें तीव्र इच्छा और लालसा से चमक रही थीं। अगर उन्हें ये याद न होता कि ऐसी जगह पर लड़ाई शुरू करना मौत को आमंत्रित करने के समान होगा, तो कुछ लोग इसे बलपूर्वक छीनने के लिए भी ललचा सकते थे। नीलामी मंच पर मास्टर मोकिंग ने कई लालची निगाहों को देखा, फिर भी उनका स्वर शांत रहा क्योंकि उन्होंने घोषणा की, मुरझाने वाले शानदार दिव्य फल। शुरुआती बोली 20 मिलियन सॉवरेन आध्यात्मिक तरल पदार्थ है। इन शब्दों के उच्चारण होते ही पूरा महल रुक गया, उसके बाद सामूहिक रूप से सांस फूलने लगी। इतनी ऊंची शुरुआती बोली सामान्य शक्तियों की पहुंच से बाहर थी। वास्तव में ऐसी दिव्य वस्तुएं केवल धनी लोगों को ही प्राप्त हो सकती थीं। मोकिंग के शब्दों के कुछ समय बाद ही एक बोली ने सभी को फिर से चौंका दिया। 30 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड। भीड़ ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि यह वही सुंदर लड़का था जिसने पहले बोली लगाई थी। हे भगवान, इस आदमी ने अब तक 50 मिलियन से अधिक सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खर्च कर दिए होंगे। उसकी ताकत इतनी महान नहीं है, उसके पास इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड कैसे है? शायद उन्हें किसी शक्तिशाली गुट की विरासत मिल गई हो। ये किस तरह की विरासत हो सकती है? एक साधारण महाद्वीप एक साल में इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं ला सकता। अनगिनत फुसफुसाहटें हवा में भर गईं और जियाओ मिंग तिकड़ी की ओर देखने वाली निगाहें ईर्ष्या, आश्चर्य और लालच से भरी हुई थीं। बेशक किसी को भी संदेह नहीं था कि जियाओ मिंग के पास वास्तव में इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड है, क्योंकि नीलामी घर में परेशानी पैदा करने के गंभीर परिणाम हो सकते थे। कोई भी व्यक्ति मजाक में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। जिन लोगों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता थी, उन्होंने 10 मिलियन की अचानक वृद्धि के जवाब में अपने हाव भाव बदल दिए। हालांकि मुरझाया हुआ शानदार दिव्य फल वास्तव में कीमती था, लेकिन 30 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा बोली लगाने वाले की बोली बढ़ाने की प्रवृत्ति को देखते हुए 30 मिलियन स्पष्ट रूप से ऊपरी सीमा नहीं थी। ये संभावित रूप से और भी अधिक हो सकता था, जिससे ये सार्थक नहीं था। इसलिए पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद आश्चर्यजनक रूप से बोली में किसी और ने भाग नहीं लिया। जब मास्टर मोकिंग ने अपनी आस्तीन लहराए और घंटी बजी तो फल आधिकारिक तौर पर जियो मिंग के हाथों में आ गया। ये देखकर जियो मिंग ने खुशी से हाथ बढ़ाया और थोड़ा आराम किया। उसने आखिरकार आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली के लिए 2 मुख्य सामग्री प्राप्त कर ली थी, और हालांकि तार्कीय मूल फल अभी भी गायब था, इसे नीलामी घर को सौंपकर इसे जल्दी से ढूंढना संभव होना चाहिए। मुरझाया हुआ शानदार दिव्य फल एक बार तरल में परिष्कृत होने के बाद किंग यानजिंग को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए एक गोली को परिष्कृत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उसके चारों ओर लालची निगाहों ने उसे भौहें सिकोड़ दीं। ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो यह आसान नहीं होगा। किंग टैन और किंग यानजिंग ने भी छाया में छिपी लालची निगाहों को देखा। अब वे पहले जैसी भोली भाली लड़कियां नहीं रहीं, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अगर हिम्मत है तो उन्हें कोशिश करने दो। कौन जानता है, हो सकता है कि वे हमें और भी करोड़ों संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थ दे दें। जियाओ मिंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्मजोशी की कमी थी। उसे बिना किसी कारण के दूसरों को लूटना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि अगर वे खुद दरवाजे पर आए तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डोंग। नीलामी घर में एक और तीखी घंटी बजी, जिसने सभी को सीधा होने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि छोटे मंडपों की खिड़कियां भी खुली हुई थीं, क्योंकि सभी की आंखें नीलामी के मंच पर टिकी हुई थीं। वे जानते थे कि आगे जो होने वाला है वह नीलामी का मुख्य आकर्षण होगा।
इनमें से कई कुलीन ताकतें विशेष रूप से इस अंतिम वस्तु के लिए आई थीं। जियाओ मिंग ने भी इस क्षण अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नीलामी के मंच पर उत्सुकता से देख रही थीं। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि किस प्रकार का खजाना वास्तव में इतनी सारी विशिष्ट ताकतों को आकर्षित कर सकता है। अनगिनत आंखों की निगाहों के सामने मास्टर मोकिंग ने पहले की तरह सहजता से आइटम पेश नहीं किया। इसके बजाय उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उन्होंने एक ट्रे को सुनहरे रेशमी कपड़े से ढका हुआ उठाया था। ट्रे को बाहर लाते ही पूरे महल का तापमान उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। नीलामी के लिए अगला आइटम है। मास्टर मोकिंग ने सुनहरे रेशम को उठाया और एक झिलमिलाती चैती रोशनी हवा में भर गई। उसके बाद एक चैती क्रिस्टल प्रकट हुआ। क्रिस्टल प्राचीन लग रहा था, मानो इसे आदिम युग से सौंपा गया हो। ये जंगली पुरातनता की आभा बिखेर रहा था। पन्ना हरे रंग का मैग्मा का एक द्रव्यमान क्रिस्टल के भीतर धीरे धीरे बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। चैती रोशनी घूम रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक राजसी और भव्य नीला ड्रैगन अंदर आकार ले रहा हो। अनगिनत आंखें चैती क्रिस्टल को देख रही थीं। वे इसकी विशिष्टता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। मास्टर मोकिंग ने अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे क्रिस्टल की ओर इशारा किया और कहा, इस दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लपटें हैं जो कीमिया, युद्ध और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रभावी हैं। हालांकि इन लपटों को खोजना मुश्किल है। सौभाग्य से हमारा नीलामी घर एक प्राचीन खंडहर में इस लॉ को खोजने के लिए भाग्यशाली था। हमारी जांच के बाद इस लॉ की पहचान ग्रीनस्टोन एज योर फ्लेम के रूप में की गई है, जो दिव्य लॉ रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। ग्रीनस्टोन एज योर फ्लेम दिव्य लॉ रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। भीड़ में सदमे की लहर दौड़ गई। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हजारों दिव्य लपटों से भरा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध वे थे जो दिव्य लॉ रैंकिंग में सूचीबद्ध थे। सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी रैंकिंग की तरह दिव्य लॉ रैंकिंग में 99 रैंक थे, और ग्रीनस्टोन एज योर फ्लेम जो 60वें स्थान पर थी, निस्संदेह एक सुपर फ्लेम थी जो कीमिया ग्रैंड मास्टर्स को इसके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर सकती थी। ये सुनकर जियाओ मिंग भी हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से अपना माथा सिकोड़ लिया। अगर ये लॉ उतनी ही अच्छी थी जितनी की लग रही थी, तो कोई इसे क्यों बेचना चाहेगा? क्या इसे अपने पास रखना बेहतर नहीं होगा? जरूर, मास्टर मोकिंग ने जल्द ही समझाया कि यह चीज़ क्यों बेची जा रही थी। ऐसा लगता है कि इस लॉ ने एक तरह की चेतना विकसित कर ली है। अतीत में 3 उच्च श्रेणी के मास्टर अल्केमिस्ट ने इसे वश में करने के लिए हमारे नीलामी घर से संपर्क किया था, लेकिन तीनों ही असफल रहे और अपने प्रयासों में मारे गए। इस रहस्योद्घाटन ने पूरे महल में हलचल मचा दी। उच्च श्रेणी के मास्टर अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट से सिर्फ एक कदम नीचे थे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को स्वर्गीय संप्रभु शक्ति के बराबर माना जा सकता है। हालांकि ऐसे दुर्जय व्यक्ति इस ज्वाला से मारे गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस वस्तु की नीलामी की जा रही थी। नीलामी घर ने संभवतः इसे एक शापित वस्तु माना होगा। अध्याय 643 हुओमो मौत की मांग। घोषणा, कल नया उपन्यास दिवस है। नई रिलीज लगभग आ गई है। स्पॉइलर। ओह, हुओमो भी खड़ा हो गया। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं क्योंकि वह टील क्रिस्टल के भीतर मैग्मा की जांच कर रहा था। वह हंसा और बोला, मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि कोई दिव्य ज्वाला है जिसे हमारा अग्नि आत्मा कबीला वश में नहीं कर सकता। आज इस ज्वाला की क्षमता का परीक्षण करने का एक अच्छा दिन लगता है। ये तथ्य कि हुओमो के पास एक अर्ध स्वर्गीय संप्रभु कुलीन विशेषज्ञ था, न केवल अग्नि आत्मा कबीले के पालन पोषण का प्रमाण था, बल्कि यह उसकी अपनी प्रतिभा के बारे में भी बहुत कुछ कहता था। ये देखते हुए कि अग्नि आत्मा कबीला आग में हेरफेर करने में माहिर था, उसका अहंकार अनुचित नहीं था। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि दुनिया में कोई दिव्य ज्वाला है जिसे वह वश में नहीं कर सकता। हाँ, वास्तव में मास्टर मोकिंग, चूंकि हम नीलामी में भाग लेने आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इन जोखिमों को बुरा नहीं मानेंगे। चलो नीलामी शुरू करते हैं। सामने के सभी छोटे मंडपों से लगभग सभी की निगाहें आगे की ओर केंद्रित थीं, जो स्पष्ट रूप से बहुत रुचि दिखा रही थीं। यदि ज्वाला उतनी शक्तिशाली थी जितनी मोकिंग ने वर्णित की थी, तो इसकी क्षमता निर्विवाद थी। इसे वश में करने से निश्चित रूप से किसी की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। मास्टर मोकिंग ने शांत स्वर में घोषणा की, इस ग्रीनस्टोन एज योर फ्लेम की शुरुआती बोली 35 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड है, जो पूरे महल में गूंज उठी। उच्च कीमत ने दर्शकों में से कई लोगों को चौंका दिया। जियाओ मिंग ने भी अपने मंदिरों को रगड़ा। वह दिव्य ज्वाला में रुचि रखता था, लेकिन पिछली नीलामी में उसके सभी सर्वोच्च आध्यात्मिक तरल पदार्थ पहले ही समाप्त हो चुके थे। आप भी ये दिव्य ज्वाला चाहते हैं? किंग यांजिंग ने जियाओ मिंग की हरकतों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ हिलाकर एक जेड बोतल निकाली और उसे सौंप दिया। यहाँ 100 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा? जियाओ मिंग भी किंग यांजिंग की हरकत से चौंक गया था। सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की इतनी बड़ी मात्रा कोई छोटी रकम नहीं थी।
जब तक कोई किसी बड़ी शक्ति का वंशज न हो, उसके लिए इतना सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड रखना मुश्किल होगा। चूंकि इसका इस्तेमाल साधना के लिए किया जाता था, इसलिए कई लोगों को यह अपने इस्तेमाल के लिए ही काफ़ी नहीं लगता था, किसी और को देने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन किंग यानजिंग ने बस पलकें झपकाईं और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आसपास बैठे लोगों ने उनकी बातचीत के हर शब्द को सुना और हैरानी से अपने चेहरे को हिलाए बिना नहीं रह सके और अविश्वास में घूरते रहे। वे ईर्ष्या से लगभग पागल हो गए थे। उन्होंने सही अनुमान लगाया था, यह आदमी वास्तव में नरम चावल खा रहा था। 100 मिलियन, ये पूरे 100 मिलियन थे, और उसे इसे वापस करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ऐसा उदार, असाधारण साथी कुछ ऐसा था जिसकी वे सभी कामना करते थे। इन ईर्ष्यालु निगाहों के बीच जियाओ मिंग ने गंभीरता से जैद की बोतल रख दी। आखिरकार उसके पास वास्तव में सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड कम हो रहे थे। एक बार जब मैं ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम हासिल कर लूंगा तो मैं आपकी चोटों को ठीक करने के लिए औषधीय गोलियां तैयार करना शुरू कर सकता हूं। यह एकदम सही होगा। जियाओ मिंग के सीधे सादे तरीके को देखकर किंग यानजिंग अपनी जीवंत आंखों में प्रशंसा की झलक के साथ गर्मजोशी से मुस्कुराए। आम लोग इतनी बड़ी मात्रा में सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड देखकर उसकी पहचान के बारे में उससे कई सवाल पूछते, लेकिन जियाओ मिंग ने बिल्कुल भी नहीं पूछा, जिससे उसे बहुत सुकून मिला। जैसे जैसे वे बात करते गए, नीलामी घर में बोलियों की निरंतर गहरी आवाज़ें गूंजती रहीं। हालांकि दिव्य ज्वाला की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बोली पहले की वस्तुओं की तुलना में और भी ज़्यादा तीव्र थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो प्रमुख शक्तियां पीछे हट रही थीं, वे अब अपनी बोलियां लगा रही थीं। तेजी से बढ़ती कीमत ने कई दिलों में ईर्ष्या और लालसा भर दी। कुछ ही मिनटों में ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम की कीमत 60 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड के करीब पहुंच गई थी। दिव्य ज्वाला के लिए बोली युद्ध 10 मिनट से ज़्यादा चला, फिर आखिरकार यह खत्म होने लगा और अंतिम कीमत 63 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड तक पहुंच गई। जिसने ये चौंका देने वाली राशि की पेशकश की, वह कोई और नहीं बल्कि फायर स्पिरिट कबीले का हुओमो था। इस नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हुओमो नीलामी के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आया था और कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। जब हुओमो को लगा कि नीलामी उसके हाथ में है, तो अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ ने एक नई बोली लगाई, 70 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड्स। चुप्पी। पूरा नीलामी घर खामोश हो गया। कीमत देखकर हुओमो की अभिव्यक्ति एक पल के लिए रुक गई। कौन सीधे बोली को 70 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड्स तक बढ़ाएगा? क्या उन्हें लगता है कि सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड्स बीन्स की तरह आम हैं? बोली किसने लगाई थी? नीलामी घर में सभी की आंखें पागलों की तरह खोज रही थीं, और कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत निगाहें अचानक जियाओ मिंग की स्थिति की ओर चली गईं। धिक्कार है, ये फिर से वही आदमी है। इससे उसकी और उसके साथियों की कुल बोलियां 130 मिलियन से ज़्यादा हो जाती हैं। ये युवा नवोदित कहाँ से आया, जो इतनी जंगली बोलियां लगाने की हिम्मत कर रहा है? छोटे मंडप के अंदर हुओमो ने अपना संयम वापस पाया और फिर अपनी नज़र जियाओ मिंग की स्थिति पर टिका दी। उसका स्वर बेहद कठोर था, यहाँ तक कि वह अग्नि आत्मा कबीले की एक शाखा का वंशज इतने सारे संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थ का उत्पादन नहीं कर सकता था। इस बच्चे को केवल एक गंभीर रूप से घायल पृथ्वी संप्रभु का समर्थन प्राप्त था। वह इतना संप्रभु आध्यात्मिक तरल कैसे खरीद सकता था? ये 13,000 नहीं, 130 मिलियन था। दूसरों को भी संदेह होने लगा। हालांकि नीलामी घर की प्रतिष्ठा आमतौर पर तुच्छ बोली लगाने से रोकती है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि शायद इस व्यक्ति ने, शायद अनुभवहीन और अभिभूत होकर, आवेग में आकर बोली लगाई हो। आखिरकार राशि बहुत ज्यादा थी। जवाब में जियाओ मिंग ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया और बोली लगाई। जैद की बोतल किंग यानजिंग ने उसे हवा में दी थी। जैसे ही उसने बोतल को झुकाया, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली और तरल की धाराएं बाहर निकलीं, जिससे नदियां बन गईं, जो नीलामी घर के ऊपर की हवा को अपार आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गईं। अनगिनत लोग स्तब्ध मौन में हवा में तैरती नदियों को देख रहे थे। अपनी गहरी दृष्टि से वे बता सकते थे कि नदियां संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थों से बनी थीं, और इसके अलावा इन तरल पदार्थों की गुणवत्ता कम नहीं थी। जैसे ही नदी वापस बह गई, किसी को भी अब संदेह नहीं रह गया कि उनके सामने सुंदर लड़का, जो नरम चावल खा रहा था, उसके पास वास्तव में 130 मिलियन संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थ थे। एक फुसफुसाहट के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की नदी बह गई। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और जैद की बोतल ने सभी संप्रभु आध्यात्मिक द्रव्यों को फिर से अवशोषित कर लिया। फिर उसने कुछ हद तक स्तब्ध मोकिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। अब मेरी बोली में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या कोई और बोली लगाना जारी रखना चाहता है? मोकिंग वास्तविकता में वापस आ गया और हुओमो की ओर देखा। हुओमो का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ संप्रभु आध्यात्मिक द्रव्य बचे थे, लेकिन कुल राशि मुश्किल से 70 मिलियन से अधिक थी। उसके पास जो राशि थी, वह दूसरे पक्ष द्वारा की गई असाधारण बोलियों के मद्देनज़र पर्याप्त नहीं थी।
चाहे वह कितना भी जोड़ ले, ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण करेगा। इसके अलावा वह 70 मिलियन की बोली का पालन करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही उसने लॉ को सुरक्षित करने के लिए अपने सभी संसाधनों का निवेश किया हो, वह बाद में अपनी साधना कैसे जारी रखेगा? उसकी ताकत इस तरह की बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह केवल अग्नि आत्मा कबीले की एक प्राथमिक शाखा का युवा स्वामी था, न कि संपूर्ण कबीला, अन्यथा वह स्वयं दिव्य ज्वालाओं की तलाश क्यों करेगा? पूरे दर्शकों की निगाहें हुओ मो पर टिकी थीं, उनमें से कई के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव थे। पहले हुओ मो ने जानबूझकर कीमत बढ़ाई थी, लेकिन अब उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ रहा था। दूसरे पक्ष ने इतनी ऊंची बोली लगाई थी कि वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन जांच परख वाली निगाहों के नीचे हुओ मो इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल क्रोध से उबल रहा था। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन भारी कीमत ने आखिरकार उसे रोक दिया। अंत में वह केवल अपनी मुट्ठियां बंद कर सका जब तक कि वे चरमरा न जाएं, और फिर बिना कुछ कहे बैठ गया। हुओ मो के दौर से बाहर होने के बाद किसी और ने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। अंत में मो किंग ने हथौड़ा नीचे किया और जियोमिंग ने आधिकारिक तौर पर ग्रीनस्टोन एज और फ्लेम जीत लिया। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने उन तीनों को एक नौकरानी ने लेन देन पूरा करने के लिए मंच के पीछे के क्षेत्र में ले जाया। अपने छोटे से मंडप से हुओ मो ने उनके जाने वाले आकृतियों को एक उदास भाव से देखा। एक लंबे विराम के बाद उसने आदेश दिया, उन पर कड़ी नज़र रखो और उनकी पृष्ठभूमि की जांच करो। क्या उन्हें लगता है कि वे इस युवा गुरु से ग्रीनस्टोन एज और फ्लेम ले सकते हैं? वे वास्तव में मौत की मांग कर रहे हैं। अध्याय 644 सौदा पूरा करना। जियाओ मिंग की तिकड़ी एक नौकरानी के पीछे पीछे एक आलीशान ढंग से सजाए गए लाउंज में चली गई। इसके तुरंत बाद मास्टर मो किंग इत्मीनान से प्रवेश किया। उनके साथ कई नौकरानियां थीं जो जियाओ मिंग द्वारा सफलतापूर्वक बोली लगाई गई 4 वस्तुओं को लेकर आई थीं। सर, ये वे 4 वस्तुएं हैं जिन्हें आपने पहले जीता था। कृपया उनका निरीक्षण करें। मास्टर मो किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे ही वे अंदर गए। उन्होंने अपने पीछे नौकरानियों को इशारा किया कि वे जियाओ मिंग के लिए वस्तुएं लाएं। जियाओ मिंग एक प्रमुख ग्राहक था और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए था। नौकरानियों ने थोड़ा झुककर सावधानी से 4 जेड प्लेटें जियाओ मिंग के बगल की मेज पर रख दीं। कुर्सी पर बैठे जियाओ मिंग ने लापरवाही से वस्तुओं पर नज़र डाली और कोई समस्या न देखकर थोड़ा सिर हिलाया। फिर उन्होंने सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड से भरी 2 जेड बोतलें निकालीं। एक बोतल किंग यांजिंग ने उन्हें पहले दी थी और दूसरी उन डाकुओं से प्राप्त की गई थी जिनका सामना उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया था। ये नीलामी के लिए सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड हैं, कृपया इन्हें गिनें। मास्टर मो किंग के संकेत पर एक नौकरानी बोतलें लेने के लिए आगे बढ़ी, फिर एक अजीब उपकरण लाया और बोतलों को उस पर रख दिया। कुछ ही देर बाद डिवाइस पर एक नंबर दिखाई दिया। डिवाइस पर प्रदर्शित नंबर को देखकर मास्टर मो किंग ने हैरानी से अपनी बाहें उठाईं और जियाओ मिंग की ओर देखा। सर, नीलामी के लिए 131 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की आवश्यकता थी, लेकिन आपने 160 मिलियन प्रदान किए। ऐसा क्यों? मैं आपके नीलामी घर के साथ एक व्यापारिक सौदा करना चाहता हूं, जियाओ मिंग ने सीधे कहा, बिना किसी बात को घुमाए। मुझे स्टेलर ओरिजिन फ्रूट के नाम से जाना जाने वाला एक स्वर्गीय खजाना भी चाहिए। व्यापारी महाद्वीप में जब तक किसी के पास पैसा है तब तक कुछ भी खरीदा जा सकता है। मेरा मानना है कि इस महाद्वीप के सबसे बड़े नीलामी घर के रूप में आपको इस स्टेलर ओरिजिन फ्रूट को खोजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? स्टेलर ओरिजिन फ्रूट अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मास्टर मो किंग अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्टेलर ओरिजिन फ्रूट की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। हालांकि इस तरह के औषधीय घटक को पाना मुश्किल था, लेकिन उन्हें अपने नीलामी घर की इसे प्राप्त करने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर भी उनकी आवाज़ में झिझक थी। लेकिन का क्या मतलब है? क्या सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड पर्याप्त नहीं है? किंग टैन ने अविश्वास के स्वर में कहा, क्योंकि वह जियाओ मिंग के बगल में खड़ी थी। इससे पहले उसके गुरु ने नीलामी में 2 मुख्य सामग्रियों पर कुल 50 मिलियन खर्च किए थे। अब एक और जड़ी बूटी खरीदने के लिए अतिरिक्त 29 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड के साथ क्या ये पर्याप्त से अधिक नहीं होना चाहिए? ये सर्वविदित है कि नीलामी में औषधीय सामग्री आमतौर पर प्रीमियम पर बेची जाती है। युवती ने गलत समझा। आपने जो सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड दिया है वह स्टेलर ओरिजिन फ्रूट खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वास्तव में हमारे नीलामी घर की अन्य महाद्वीपों पर शाखाएं हैं और ऐसा लगता है कि मॉर्निंग स्टार महाद्वीप में हमारी शाखा में फल है। हमें बस इसकी उपलब्धता की पुष्टि करनी है और इसे वितरित करने में कुछ समय लगेगा। मास्टर मो किंग ने गलतफहमी को दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए जल्दी से समझाया। इसमें कितना समय लगेगा? जियो मिंग ने पूछा। लगभग 20 नहीं 10 दिन। मास्टर मो किंग 20 दिन कहने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने जियो मिंग की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं देखी तो उन्होंने तुरंत अपना अनुमान बदल दिया। ठीक है, मैं इसे 10 दिनों में लेने आऊँगा।
10 दिन काफ़ी कम थे और तब तक स्टेलर ओरिजिन फ्रूट मिल जाना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता। ये कहने के बाद जियोमिंग खड़ा हुआ और अपनी आस्तीन को झटकते हुए ग्रीनस्टोन एजियोर फ्लेम को छोड़कर टेबल पर रखी सभी नीलामी की गई वस्तुओं को अपने स्टोरेज रिंग में इकट्ठा कर लिया। ये देखकर कि जियोमिंग ने ग्रीनस्टोन एजियोर फ्लेम को स्टोर नहीं किया था, मोकिंग ने उनकी तारीफ की। सर, आप वास्तव में इन मामलों को समझते हैं। ये दिव्य ज्वाला इतनी शक्तिशाली है कि भले ही इसे सील कर दिया जाए, इसे स्टोरेज स्पेस में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इसे इस तरह खुलेआम ले जाना बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। शायद आप हमारे नीलामी घर में विशेष निकास मार्ग का उपयोग करना पसंद करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जियाओमिंग ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिर मोकिंग की चकित निगाहों के नीचे उसने ग्रीनस्टोन एजियोर फ्लेम वाले क्रिस्टल को उठाया और अपने नंगे हाथों से उसे कुचल दिया। तुरंत उसके हाथों से भयंकर लपटें फूट पड़ीं और तीव्र गर्मी ने आसपास के लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी भट्टी में हों। उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए जियाओमिंग ने धधकती आग को अपने मुंह में भर लिया और भयानक गर्मी उसके साथ गायब हो गई। क्या उसने वास्तव में ज्वाला के उस समूह को निगल लिया था? ये वही दिव्य ज्वाला थी जिसने 3 उच्च श्रेणी के मास्टर कीमियागरों को मार डाला था। मास्टर मोकिंग ये देखकर दंग रह गए। यंग यंजिंग भी अपने होठों को बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए। अपनी खुद की ताकत के बावजूद स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचे बिना वह बिना तैयारी के दिव्य ज्वाला को निगलने की हिम्मत नहीं करेगी। उसने अनुमान लगाया था कि जियाओमिंग की पिछली ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल नहीं की है न? उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित भी नहीं हुई थी। दिव्य ज्वाला को निगलने के बाद जियाओमिंग को वास्तव में कोई बुरा प्रभाव महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण तेजी देखी, जो उसके लिए एक अप्रत्याशित लाभ था। ये देखकर कि जियाओमिंग ने दिव्य ज्वाला को केवल एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैसे निगल लिया और अन्यथा अप्रभावित लग रहा था, मोकिंग ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसने महसूस किया कि जियाओमिंग के अच्छे दिखने के बावजूद वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा या कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय वह एक भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी मुस्कान गर्मजोशी और अधिक सम्मानजनक दोनों हो गई। हा, सीनियर की ताकत के साथ ऐसी सावधानियां वास्तव में अनावश्यक हैं। मैं पहले बहुत अहंकारी था। कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास अन्य मामले हैं, इसलिए हम अब और नहीं रुकेंगे। ये देखकर कि सब कुछ ठीक हो गया है, जियाओमिंग खड़ा हुआ, अपने हाथ से इशारा किया और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। उसके पीछे किंग यांजिंग और किंग टेन तेजी से चल पड़े। ओह, ठीक है। दरवाजे पर रुकते हुए जियाओमिंग को अचानक कुछ याद आया और वह रुक गया। मोकिंग जल्दी से आगे बढ़ा और सुनने के लिए सम्मानपूर्वक झुका। अगले कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि आप 3 व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाएं। जियाओमिंग ने जियाओ जुवान और अन्य लोगों की शक्ल सूरत का संक्षेप में वर्णन किया। जियाओ जुवान और झुकुन की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सुनने के बाद मोकिंग ने उसकी छाती थपथपाई और उसे आश्वासन दिया कि वे जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही कहा कि इतने छोटे काम के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा और इसे शिष्टाचार के रूप में माना जाएगा। संतुष्ट होकर जियाओमिंग वहां से चला गया। मोकिंग ने उस मार्ग को देखा जिससे जियाओमिंग कुछ देर के लिए बाहर गया था, फिर उसने अपनी नज़रें वापस खींच लीं। फिर वह पास खड़ी नौकरानियों की ओर मुड़ा और निर्देश दिया, सुनिश्चित करें कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को न बताया जाए। अगर मुझे कुछ और पता चला तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। नौकरानियों को सिर हिलाते हुए देखकर मोकिंग ने मन ही मन सोचा, कोई भी व्यक्ति जो इतनी आसानी से ग्रीनस्टोन एजियोर फ्लेम को वश में कर सकता है, एक दिव्य ज्वाला जिसने 3 उच्च श्रेणी के मास्टर अल्केमिस्ट को मार डाला, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जल्द ही कोई बदकिस्मत होने वाला है। जैसे ही वे नीलामी घर से बाहर निकले, जियाओमिंग ने छाया से कई लालची और बर्फीली निगाहों को उन पर पड़ते हुए महसूस किया। जियाओमिंग, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? किंग यांजिंग ने भी छिपी हुई नज़रों को देखा। उसकी आंखें हलचल भरी सड़क पर घूम गईं, जो ऊपर से शांत लग रही थी लेकिन अंदर से अशांत थी। उसकी गहरी इंद्रियों के लिए वे छिपे हुए शिकारी घूरने वाले स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे। किंग टेन भी इसके बारे में जानता था, क्योंकि कुछ दर्शकों ने अपनी स्पष्ट घूरने को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। बेशक ये ज़्यादातर मामूली किरदार थे और जियाओमिंग ने उन्हें अपने ध्यान के लायक भी नहीं समझा। जियाओमिंग ने शांत भाव से चारों ओर देखा और हल्के से हंसा। चलो स्टेलर ओरिजिन फ्रूट का इंतजार करते हुए बसने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। इससे मुझे आपकी चोटों को ठीक करने के लिए औषधीय गोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। जहां तक उन छोटे चूहों की बात है, अगर वे इस दौरान आगे आने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें वहीं पर संभाल लेंगे। अगर वे आगे आने की हिम्मत नहीं करते हैं तो हम जाने पर सभी से मिलकर निपट लेंगे। आखिरकार ये केवल कुछ चालों का मामला है। अध्याय 645 गोलियों को फिर से परिष्कृत करना। अगले दिन
बाजार जिले के दक्षिणी हिस्से में एक सुनसान आंगन में गेट कसकर बंद था और आंगन के ऊपर आकाश में एक आध्यात्मिक सरनी मंडरा रही थी। इसकी आध्यात्मिक रोशनी बाहरी दुनिया की जिज्ञासु आंखों को अलग थलग कर रही थी। आंगन के अंदर जियाओ मिंग आसमान की ओर देखते हुए खड़ा था और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि ये छोटे चूहे अभी भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे किंग यांजिंग ने सिर हिलाया और शांति से कहा, उनके लिए कोई कदम उठाने की हिम्मत न करना बिल्कुल सामान्य बात है। बाजार जिला भीड़भाड़ वाला है और बहुत सारी आंखें देख रही हैं। चूंकि वे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो चलिए कीमिया शुरू करते हैं, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ हवा में कई औषधीय तत्व दिखाई दिए जो पूरे आंगन को घनीभूत कर रहे थे और एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैला रहे थे जिसने तुरंत एकांत आंगन को हर्बल सुगंधों के सागर में बदल दिया। सबसे आगे एक फल था जो ताड़ के पेड़ से बड़ा नहीं था, गहरे पीले रंग का और उसकी सतह पर पेड़ जैसे पैटर्न थे। यह मुरझाया हुआ भरपूर दिव्य फल था। जियाओ मिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फल को अपने सामने लाया। एक पल में एक ताज़ा खुशबू ने उसे घेर लिया जो कि फल की मुरझाई हुई शक्ल से अलग थी। इस खुशबू ने दूसरी जड़ी बूटियों की खुशबू को दबा दिया और उसकी इंद्रियों को साफ कर दिया। वे 30 मिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड अच्छी तरह से खर्च किए गए थे, जियाओ मिंग ने सोचा, क्योंकि उसने खुशबू के भीतर औषधीय शक्ति को महसूस किया। ऐसे उच्च श्रेणी के औषधीय तत्व डूक्यूई महाद्वीप में मिलना लगभग असंभव था। केवल विशाल और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महान हजार दुनिया में ही ऐसे दिव्य फल इतनी आसानी से उभर सकते थे। जियाओ मिंग की नज़र उसकी प्रशंसा के बाद और तेज हो गई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसके शरीर से एक हल्की गुलाबी चमक निकली। एक पल में बहुरंगी लपटों की एक सतत धारा उसके अंदर से फूट पड़ी और ऊपर आसमान की ओर बढ़ गई। अब ग्रीनस्टोन एज्योर फ्लेम को अवशोषित करने के बाद सम्राट फ्लेम का रंग गहरा हो गया था और वह अधिक ठोस हो गया था। इसकी वर्तमान शक्ति को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जियाओ मिंग के विचार में एक संप्रभु दिव्य शरीर की खेती किए बिना भी वह केवल सम्राट लॉ पर भरोसा करके एक स्वर्गीय संप्रभु स्तर की शक्ति को पराजित कर सकता है। बेशक यह इस शर्त पर था कि उसका आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरण पूरी तरह से सफल हो, अन्यथा स्वर्गीय संप्रभु से लड़ने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी बहुत बड़ी हानि होगी। ये दिव्य नाड़ी वाले उन स्वर्गीय संप्रभुओं के लिए विशेष रूप से सच था जिनके संप्रभु आकाशीय पिंड और तथाकथित आध्यात्मिक नाड़ी दिव्य क्षमताएं असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। हालांकि एक बार जब वह 10 दिनों में तारकीय मूल फल प्राप्त कर लेता तो वह अपनी ताकत बहाल करने में सक्षम हो जाता और फिर उसी स्तर के स्वर्गीय संप्रभु भी अब कोई खतरा पैदा नहीं करते। जैसे ही सम्राट की ज्वाला हवा में हिलती और हिलती, एक विशाल और अतुलनीय बहुरंगी अग्नि कड़ाही एकत्रित हो जाती। एक कड़ाही में आग इकट्ठा करना। कड़ाही 3 मीटर आकार की थी और उस पर जटिल अग्नि पैटर्न थे। ये पैटर्न दर्जनों अलग अलग आकार की लपटों को रेखांकित करते प्रतीत होते थे जो करीब से देखने पर वास्तव में जलती हुई प्रतीत होती थीं। टिमटिमाती लपटें बहुत ज्वलंत और जीवंत दिखाई दीं। ये दृश्य देखने के बाद किंग यांजिंग और किंग टैन सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। आग की कड़ाही हवा में मंडरा रही थी क्योंकि जियाओ मिंग के दाहिने हाथ ने धीरे धीरे सम्राट ज्वाला की एक लौ को प्रकट किया जिसने मुरझाए हुए शानदार दिव्य फल को अंदर से ढंक दिया। जियाओ मिंग के नियंत्रण में सम्राट ज्वाला की गर्मी ने मुरझाए हुए शानदार दिव्य फल को मुट्ठी के आकार के क्रिस्टलीय सुनहरे तरल में तेजी से पिघला दिया। इस सुनहरे तरल का एक छोटा सा हिस्सा अलग किया गया और एक झटके के साथ हवा में तैरते हुए बहुरंगी कड़ाही में गिरा दिया गया। जियाओ मिंग ने फिर लापरवाही से एक जेड बोतल निकाली और शेष तरल को संग्रहित किया। किंग यांजिंग की चोटों को ठीक करने के लिए औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए मुरझाए हुए शानदार दिव्य फल का सार बहुत अधिक नहीं था। बचा हुआ हिस्सा जियाओ मिंग के लिए आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। कड़ाही में गिरा सुनहरा सार चुपचाप तैरने लगा। फिर एक एक करके जियाओ मिंग ने कड़ाही में और जड़ी बूटियां डालीं। तुरंत लपटें उठीं और इन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता मुरझाने वाले शानदार दिव्य फल की तुलना में कुछ भी नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सम्राट ज्वाला ने अपनी भयानक शक्ति से जड़ी बूटियों का सार निकाल लिया। फिर जियाओ मिंग के सावधानीपूर्वक नियंत्रण में इन सार की शक्ति को अधिकतम किया गया। आमतौर पर प्रत्येक जड़ी बूटी से आध्यात्मिक तरल की केवल एक बूंद निकाली जा सकती थी और अत्यधिक सटीक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से भरी ये बूंदें चमकदार मोतियों की तरह चमकती थीं क्योंकि वे एक नर्म चमक उत्सर्जित करती थीं। पास में खड़ी किंग यांजिंग ने अपनी आंखों में प्रशंसा की चमक के साथ जियाओ मिंग की कुशल कीमिया तकनीकों को देखा। हालांकि वह खुद एक कीमियागर नहीं थी, लेकिन 5 प्राचीन कुलों में से एक के सदस्य के रूप में उसकी पृष्ठभूमि ने उसे व्यापक ज्ञान प्रदान किया। कीमिया कोई आसान मामला नहीं था, इसके लिए आध्यात्मिक सरणी मास्टर के रूप में उसकी विशेषज्ञता की तुलना में विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता थी, जिसने उच्च रैंकिंग वाले कीमियागरों की कमी में भी योगदान दिया।
इसके अलावा इसमें शामिल उच्च लागतों के कारण कई कीमियागर गोलियों को परिष्कृत करते समय बेहद सतर्क थे। उन्हें डर था कि थोड़ी सी भी चूक से वे कीमती सामग्री बर्बाद हो सकती है जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। फिर भी जियाओ मिंग की तरल और सहज दिखने वाली हरकतों को देखते हुए उसने उस सामान्य सावधानी में से कुछ भी नहीं देखा। इसके बजाय उसने पाया कि उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से आंखों को भाती है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गोली निम्न श्रेणी की थी। एक सिद्ध पृथ्वी शासक के लिए उपयुक्त उपचारात्मक दवा संभवतः निम्न श्रेणी की नहीं हो सकती। चूंकि यह गोली के ग्रेड की नहीं थी, इसलिए एकमात्र अन्य व्याख्या ये थी कि जियाओ मिंग के कीमिया कौशल उस औषधीय गोली के ग्रेड से कहीं बेहतर थे जिसे वह परिष्कृत कर रहा था। जियाओ मिंग कम से कम एक स्पिरिट ग्रेड ग्रैंड मास्टर कीमियागर होना चाहिए, किंग यांजिंग ने सोचा। उसके दिल में थोड़ा झटका लगा। एक स्पिरिट ग्रेड ग्रैंड मास्टर कीमियागर का हर जगह उच्च सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा, यहाँ तक कि प्राचीन बुद्ध कबीले भी इसका अपवाद नहीं थे। अगर इतनी कम उम्र का स्पिरिट ग्रेड ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट भी मेरे साथ जुड़ जाए तो भी मेरा कबीला बहुत विरोध नहीं करेगा, है ना? किंग यांजिंग ने खुद से कहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही थी। उसके गालों पर हल्की लाली उभर आई और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ओह यांजिंग, तुम क्या सोच रही हो? किंग टैन शांत रही। वह अपने गुरु की कीमियागिरी के हुनर से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने तियान जुबान महाद्वीप में उसके सामने कई औषधीय गोलियां परिष्कृत करते हुए देखा था। इस तरह उसके पास उस तमाशे के प्रति एक निश्चित प्रतिरक्षा थी जो उसके सामने सामने आ रहा था। अल्पविराम। जियाओ मिंग की कीमियागिरी के दौरान समय तेजी से उड़ गया। सूर्य के अस्त होने और चांद के उदय होने के बीच 9 दिन बीत गए। आंगन में कई असाधारण घटनाएं अक्सर होती थीं। उबलती आध्यात्मिक ऊर्जा ने खाली जगह को भी हिला दिया और ड्रैगन के उड़ने और बाघों की छलांग के दृश्य हवा को एक जबरदस्त दिव्य शक्ति से भर देते थे। हालांकि आध्यात्मिक सरणी ने इन घटनाओं को बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोक दिया, लेकिन औषधीय गोली के पूरा होने के करीब होने से आसपास के क्षेत्र से आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी मात्रा आ गई जिसे सरणी ने रोका नहीं। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे बाजार जिले में फैल गया। नतीजतन पूरा इलाका अशांति को महसूस कर सकता था। दोनों प्रत्यक्ष और गुप्त तरीकों से कई जिज्ञासु आंखें छोटे से आंगन की ओर निर्देशित थीं। बहुत से लोग सोच रहे थे, बाजार जिले में दूसरा मास्टर कीमियागर कब आया था? नीलामी के बाद जियाओ मिंग का गुप्त रूप से पीछा करने वाले लोग ही जानते थे कि वह और उसके साथी वहां रह रहे थे। हालांकि वे भी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि तीनों में से कौन मास्टर कीमियागर था। अग्नि आत्मा कबीले के लोग विशेष रूप से चकित थे। बहुत विचार विमर्श के बाद हुओमो ने निष्कर्ष निकाला कि उनमें से घायल पृथ्वी शासक मास्टर कीमियागर होना चाहिए। उसे यकीन था कि नीलामी में भाग लेने वाला सुंदर लड़का सिर्फ दिखावा था और उसने जो सामान खरीदा था उससे इसकी पुष्टि हुई। दिव्य ज्वाला और मुरझाने वाले शानदार दिव्य फल के लिए बोली लगाने वाला कीमियागर इनका उपयोग कीमिया के माध्यम से उपचार के लिए करेगा। शायद ये सिद्ध पृथ्वी शासक गोली के सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के बाद अपनी ताकत वापस पाले। हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी हुओमो बेफिक्र रहा। उसने तीनों की पृष्ठभूमि की जांच की थी। वे अज्ञात बाहरी लोग थे जिन पर भरोसा करने के लिए कोई स्थानीय शक्ति नहीं थी। ये देखते हुए भले ही इस सिद्ध पृथ्वी संप्रभु ने अपनी ताकत पूरी तरह से बहाल कर ली हो और वह एक मास्टर कीमियागर भी हो तो क्या हुआ? ओल्ड यान एक मजबूत व्यक्ति था जो अर्धस्वर्गीय संप्रभु अवस्था तक पहुंच गया था। वह हुओमो जीत के प्रति आश्वस्त था। अध्याय 646 महान हजार दुनिया में औषधीय गोली वर्गीकरण। घोषणा। नए उपन्यास BTTH जीनियस से अजेय तक BTTH FG2I के पहले अध्याय अब उपलब्ध हैं। अगर आपके पास वेब नोवेल अकाउंट है तो इसे पढ़ें। स्पॉइलर। अनेक पर्यवेक्षकों की जिज्ञासु निगाहों के नीचे जियाओ मिंग एकांत प्रांगण में अपनी कीमिया प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गया था। आग के बर्तन के अंदर घने आध्यात्मिक तरल पदार्थ विभिन्न रंगों के मोतियों जैसा था जो एक अंतहीन आकाशगंगा में बिखरे हुए अनगिनत चमकदार सितारों के समान था। संघनित हो जाओ, जियाओ मिंग ने अत्यंत जटिल हाथ की मुहरें बनाते हुए गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ इतने तेज थे कि वे बाद की छवियों के निशान भी छोड़ गए। बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति ज्वार की लहरों की तरह फैल गई। उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आकाश में फैल गईं और बेतहाशा कड़ाही में घुस गईं। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने उग्र औषधीय आध्यात्मिक तरल की एक के बाद एक बूंदों को अपने अंदर समाहित कर लिया और फिर उसके केंद्र में सुनहरे तरल में जा टकराए। धमाका। आध्यात्मिक तरल की असंख्य धाराओं के टकराने से तेज आवाज हुई, लेकिन इससे कड़ाही में विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय जियाओ मिंग के सावधानीपूर्वक नियंत्रण में प्रकाश की एक बिंदु उभरी। आध्यात्मिक तरल की प्रत्येक बूंद के आकार, प्रक्षेपवक्र और विलय की विधि को अत्यंत सटीकता के साथ नियंत्रित किया गया, बिना किसी गलती के एक अजीब अवस्था में एक में विलीन हो गई। औषधीय तरल का सम्लन पूरा हो गया था। जियाओ मिंग के हाथ की मुहरें बदल गईं और सम्राट ज्वाला ने इसे एक बार फिर से घेर लिया।
कड़ाही के भीतर बढ़ती तरल ऊर्जा सम्राट ज्वाला के आलिंगन में तेजी से विलीन हो गई। इस विलीन हो रही तरल ऊर्जा के केंद्र में धीरे धीरे प्रकाश की एक किरण उभरी। ये औषधीय गोली का भ्रूण रूप था। भ्रूण की गोली के बनते ही आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान जैसा उछाल लगातार अग्नि के बर्तन की ओर एकत्रित हुआ, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक धुंध जैसा भंवर भी बन गया। बर्तन के भीतर का प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया और भ्रूण की गोली और अधिक ठोस हो गई। 1 घंटे बाद आंगन के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर अचानक रुक गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बजाय अग्नि के बर्तन से आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव निकलने लगे। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे उतार चढ़ाव दिखाई दिए, ऊपर का साफ आसमान तुरंत घने काले बादलों से ढक गया, जिसने पूरे बाजार क्षेत्र को ढक लिया और अंतहीन रूप से बाहर की ओर फैल गया, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। विनाशकारी शक्ति वाली काली बिजली बादलों के बीच से तेजी से चमक उठी। गड़गड़ाहट की गहरी गड़गड़ाहट ने बाजार क्षेत्र में कई लोगों को आश्चर्य के भाव से भर दिया। ऐसी भयानक गोली बिजली कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया, काली बिजली से घिरे घने आसमान को देखा। अपनी आस्तीन के एक तेज झटके से आग के बर्तन का ढक्कन अपने आप खुल गया। एक व्यापक औषधीय सुगंध जल्दी से फैल गई, इतनी तीव्र कि किंग यांजिंग द्वारा स्थापित आध्यात्मिक सरनी भी इसे रोक नहीं पाए। आखिरकार उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसने जो आध्यात्मिक सरनी व्यवस्थित की थी उसका स्तर विशेष रूप से उच्च नहीं था। आखिरकार औषधीय सुगंध विभिन्न रंगीन मोतियों में संघनित हो गई, जो गोलियों की एक भव्य वर्षा की तरह आसमान से घनीभूत होकर बरसने लगी। इस घटना ने बाजार जिले के कई कीमियागरों को अपने दिलों की धड़कन बेकाबू महसूस कराए। मोकिंग भी किसी समय एकांत आंगन के बाहर सड़क पर दिखाई दिया। उस पर गिरने वाली गोलियों की बारिश ने उसके दिल को विस्मय में चीखने पर मजबूर कर दिया। ऐसी गोलियों की बारिश एक दुर्लभ घटना थी जो केवल एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर कीमियागर द्वारा सफलतापूर्वक एक गोली को परिष्कृत करने के बाद ही हुई थी। टपक टपक आसमान से अनगिनत गोलियों की मालाएं बरस रही थीं, जो बारिश की बूंदों की तरह तीखी आवाज के साथ जमीन पर गिर रही थीं। हालांकि ये मालाएं वास्तविक औषधीय गोलियां नहीं थीं, लेकिन वे शुद्ध ऊर्जा से संघनित थीं और अगर इनका सेवन किया जाए तो शरीर पर महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव पड़ सकता था। किंग यांजिंग ने हाथ बढ़ाकर एक गोली की माला पकड़ ली। उसकी आंखों में एक बेकाबू मुस्कान चमक उठी। जियाओ मिंग ने वाकई उसे निराश नहीं किया था। जियाओ मिंग, जो इस सब के पीछे था, शांत रहा। ये सिर्फ गोलियों की बारिश थी। उसके लिए गोलियों की बारिश सिर्फ एक छोटी सी घटना थी, यहाँ तक कि डूक्यूई महाद्वीप में भी 9वीं श्रेणी की जुबान गोली इसे ट्रिगर कर सकती थी। हालांकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ऐसी घटना को ट्रिगर करने की परिस्थितियां बहुत सख्त लग रही थीं, लेकिन उसने पहले ही डीटीए गोलियों को परिष्कृत कर लिया था। वह इस पर इतना गर्व कैसे महसूस कर सकता था। गड़गड़ाहट। बाजार जिले के ऊपर आसमान में घने बादल घूम रहे थे और काली बिजली उनके बीच से जंगली ड्रैगन की तरह गुजर रही थी। भयंकर आभा के कारण कई लोग सहज रूप से पीछे हट गए, उन्हें काली बिजली से मारे जाने का डर था। धमाका। जैसे ही बिजली आसमान में चमकी, आग का बर्तन हिंसक रूप से कांप उठा। फिर अचानक प्रकाश का एक स्तंभ बादलों में जा गिरा। प्रकाश के स्तंभ के अंदर एक चमकती हुई गेंद को धुंधला धुंधला देखा जा सकता था। अनगिनत दर्शकों की चौकस निगाहों के सामने प्रकाश का विशाल स्तंभ सीधे तूफानी बादलों को भेदता हुआ आगे बढ़ा, जिससे बादल हिंसक रूप से हिलने लगे। काले बिजली के बोल्ट दहाड़ते हुए काले सांपों की तरह प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे और अंदर चमकती हुई गेंद पर भयंकर रूप से प्रहार कर रहे थे। धमाका धमाका धमाका। इस धरती को हिला देने वाली बमबारी के तहत ऐसा लग रहा था मानो पूरा बाजार कांप रहा हो और लगातार गगनभेदी गर्जना की गूंज गूंज रही हो। स्पिल लाइटनिंग की शक्ति उस शक्ति से तुलनीय है जो मुझे तब मिली थी जब मैं डूक्यूई महाद्वीप में डीटीएपीएल पुनरुत्थान की गोली को परिष्कृत कर रहा था। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड वास्तव में अलग है। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली पिल लाइटनिंग बपतिस्मा औषधीय गोली को और भी अधिक परिपूर्ण बना देगी। जियाओ मिंग ने ऊपर से गरजने वाले प्रहारों से बमबारी किए जा रहे प्रकाश के स्तंभ के अंदर चमकती गेंद को शांति से देखा। गेंद न केवल बरकरार रही बल्कि और भी अधिक चमकीली हो गई। इसके चारों ओर काली बिजली के धागे लगातार टिमटिमाते रहे। क्रैक। भयंकर बमबारी धूप बत्ती की तरह जारी रही, फिर आखिरकार यह कमजोर होने लगी। जैसे ही गड़गड़ाहट कम हुई, प्रकाश के खंभे से एक हल्की चटकने वाली आवाज निकली। तुरंत देखने वाले सभी लोगों के दिलों में एक झटका लगा। उनकी आंखें दृश्य पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि दरारें बढ़ती हैं, फिर कम होती हैं और खंभे पर फैल जाती हैं। फिर एक और काली बिजली का बोल्ट आसमान को चीरता हुआ आया और बहुत जोर से प्रकाश के खंभे पर गिरा। अचानक जो दरारें बनी थीं वे फट गईं और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश का खंभा फट गया। जिस क्षण प्रकाश का खंभा फटा, एक आश्चर्यजनक औषधीय सुगंध पूरे आसमान में फैल गई।
सुगंध घूमती हुई और आश्चर्यजनक रूप से विभिन्न जड़ी बूटियों जैसी आकृतियों में संघनित हो गई, जिससे आकाश एक असाधारण तमाशा से भर गया। वाह! जब भीड़ इस घटना से मंत्रमुग्ध थी तो अचानक आसमान में रोशनी की एक किरण चमक उठी। ये बिजली की तरह तेजी से बाजार जिले के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था और अपने पीछे औषधीय सुगंध का घना निशान छोड़ रहा था। यह नई बनी गोली है। ये भागने की कोशिश कर रही है। जैसे ही प्रकाश की लकीर दिखाई दी, पूरा शहर शोरगुल से भर गया। अनगिनत लोग हवा में उछल पड़े, उनकी आंखें उत्सुकता से लकीर का पीछा कर रही थीं। उनकी निगाहों में एक गहरा लालच देखा जा सकता था, क्योंकि बहुत कम लोग एक दिव्य गोली की उपस्थिति में शांत रह सकते थे जिसने इतनी भयानक गोली बिजली को मुक्त किया था। हालांकि उनमें से कोई भी आगे बढ़ पाता, इससे पहले ही आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल उछाल उनके सामने आया और हिंसक रूप से प्रकाश की लकीर से टकराया। प्रभाव ने इसकी सतह को ढंकने वाले प्रकाश को चकनाचूर कर दिया और इसका असली रूप सामने आ गया। यह एक ड्रैगन की आंख के आकार की गोली थी जो सुगंधित, सुनहरे कांच जैसे औषधीय सार में लिपटी हुई थी। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा गोली का असली रूप प्रकट करने के बाद ये जल्दी से एकांत प्रांगण में वापस आ गई। फिर गोली जियाओ मिंग की हथेली में गिर गई। आंगन के बाहर जब गोली नजरों से ओझल हो गई तो सभी को कुछ खोने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वे करोड़ों सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड से चूक गए हों। वास्तव में इस क्षमता की एक गोली आसानी से करोड़ों सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड के लिए बेची जा सकती है, अगर इससे ज्यादा नहीं। इस तरह के बड़े प्रलोभन ने कई गुटों को ललचा दिया। परिणामस्वरूप अनगिनत संदेश भेजे गए। ये स्पष्ट था कि इस घटना के बाद जियाओ मिंग और उसके साथियों पर नजर रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। संबंधित व्यक्ति जियाओ मिंग इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने गोली की सतह पर 9 पैटर्न की संक्षिप्त जांच की, फिर किंग यांजिंग और किंग टैन की ओर मुड़ा, जो उसके पास आए। जैसे ही उसने गोली किंग यांजिंग को दी, वह मुस्कुराया और कहा, तुम भाग्यशाली हो, गोली में 9 पैटर्न हैं। यह उच्चतम गुणवत्ता की औषधीय गोली है। मुझे विश्वास है कि इसे लेने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हे, मुझे नहीं लगता कि यह मेरी किस्मत है, बल्कि तुम्हारी असाधारण कीमिया कौशल है, किंग यांजिंग ने गोली लेते समय मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गोली से निकलने वाली खुशबू ने उसकी आत्मा को उत्साहित कर दिया और उसकी चोटों पर ठीक होने के संकेत दिखाई दिए। वह कुछ हद तक हैरान थी और बोली, भले ही यह 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली है, लेकिन इसे दिव्य गोली कहा जाना चाहिए। महान हजार दुनिया में कीमियागरों का वर्गीकरण डुक्यूई महाद्वीप से भिन्न था और स्वाभाविक रूप से औषधीय गोलियों का वर्गीकरण भी ऐसा ही था। महान हजार दुनिया में औषधीय गोलियों के 10 ग्रेड थे। पहली से 5वीं श्रेणी आध्यात्मिक रोटेशन चरण से स्वर्गीय पूर्णता चरण के अनुरूप थी और इसी तरह पहली से 5वीं श्रेणी के कीमियागर। 6ठी श्रेणी की औषधीय गोलियां संप्रभु चरण के अनुरूप थीं। कीमियागर जो इन गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे उन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव, और उन्हें मास्टर कीमियागर कहा जाता था। फिर भी वे 6ठी श्रेणी की श्रेणी में आते थे। 7वीं, 8वीं और 9वीं श्रेणी की गोलियां पृथ्वी संप्रभु चरण के भीतर 3 उपचरणों के अनुरूप थीं। केवल एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर ही ऐसी गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। चाहे वह उच्च, मध्यवर्ती या निम्न स्तर का ग्रैंडमास्टर हो, इन गोलियों को परिष्कृत करने की सफलता दर अधिक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोली बनाने की प्रक्रिया ने विशेष प्रकार की पिल लाइटनिंग को आकर्षित किया, जिसने सफलता दर को और भी कम कर दिया और यह बेहद कम स्तर पर पहुंच गई। हालांकि कई लोगों ने 9वीं कक्षा की गोलियों को दिव्य गोलियां कहा, लेकिन वे वास्तव में दिव्य गोलियां नहीं थीं। असली दिव्य गोलियां 10वीं श्रेणी की गोलियां थीं, जिन्हें केवल एक महान ग्रैंडमास्टर कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता था। महान ग्रैंडमास्टर्स की तरह ही इन दिव्य गोलियों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, आत्मा, अमर और संत। आम लोगों ने शायद ही कभी इस क्षमता की गोलियां देखी हों और आमतौर पर केवल स्वर्गीय शासकों के लिए ही सुलभ थीं। इस कारण से इस तथ्य के साथ कि 9वीं श्रेणी की औषधीय गोलियां बाहरी दुनिया में शायद ही कभी प्रसारित की जाती थीं और ज्यादातर स्वर्गीय शासकों के शक्ति मंडलों के भीतर पाई जाती थीं, उन्हें अक्सर दिव्य गोलियां कहा जाता था। जियाओ मिंग पहले से ही इस जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ था। किंग यांजिंग के आश्चर्य के जवाब में उसने केवल मुस्कुराया और कहा, पहले औषधीय गोली को दूर रखो, हमारे दरवाजे पर एक आगंतुक है। अध्याय 647, शक्ति को पुनः प्राप्त करना। किंग यांजिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने भी दरवाजे पर किसी के होने का आभास किया। औषधीय गोली को संग्रहित करने के बाद उसने आध्यात्मिक सरणी को नियंत्रित किया और एकांत प्रांगण का द्वार अपने आप खुल गया। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसे पहले ही पता चल गया होगा और वह द्वार की ओर चल पड़ा। आंगन के अंदर औषधि की समृद्ध सुगंध लंबे समय तक बनी रही, आगंतुक की इंद्रियों को तरोताजा कर रही थी। जब वह उसमें से गुजर रहा था, आगंतुक को उसमें खुद को डुबोने की इच्छा हुई। हालांकि उसने आवेग के आगे घुटने नहीं टेके।
इस बात पर अचंभित होते हुए कि गोली वास्तव में एक दिव्य गोली थी, उसने अपने दौरे के लक्ष्य जियाओमिंग को आंगन में एक सुंदर बांस के मंडप में बैठे देखा, जो उसके बगल में 2 महिला साथियों के साथ मुस्कुरा रहा था। दूसरों के विपरीत आगंतुक जियाओमिंग की जबरदस्त ताकत के बारे में जानता था। उन औषधीय जड़ी बूटियों और ग्रीन स्टोन एज्योर फ्लेम को भी जियाओमिंग ने छीन लिया था। इस प्रकार उसने पहले ही कीमियागर की पहचान का अनुमान लगा लिया था। अब जब उसने देखा कि गोली को परिष्कृत करने के बाद दूसरा पक्ष शांत और संयमित है, अन्य कीमियागरों के विपरीत जो पूरी तरह से थके हुए होंगे, तो उसे बाद वाले की भयानक उपस्थिति का एहसास हुआ। हर हाव भाव से एक ग्रैंड मास्टर का व्यवहार झलक रहा था। देरी करने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दी से पास गया और गहराई से झुक गया। मोकिंग ठीक उसी समय मिलने आया था जब सर ने औषधीय गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया था। कृपया हस्तक्षेप को क्षमा करें। आगंतुक कोई और नहीं बल्कि नीलामी घर से मास्टर मोकिंग थे। जियोमिंग ने अपना सिर हिलाया और उन्हें उनके बगल में एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। एक बार जब मास्टर मोकिंग बैठ गए तो जियोमिंग ने पूछा, 10 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। क्या आप इसलिए आए हैं क्योंकि तारकीय मूल फल आ गया है? सर का अनुमान सही है। मोकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्योंकि उसके हाथ से एक चमकीली रोशनी दिखाई दी, जिसमें लगभग 1 फुट लंबा एक चौकोर जेड बॉक्स दिखाई दिया। ये स्टेलर ओरिजिन फल है, कृपया इसे देखें। जियाओमिंग ने जेड बॉक्स लिया और उसे खोला तो अंदर एक समुद्री नीला फल चुपचाप पड़ा हुआ था। अपने हाथ में फल को देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे समुद्री पानी से रंगा गया हो, जियाओमिंग की आंखें चमक उठीं। उसने पहले कभी असली तारकीय मूल फल नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि ऐसे फल तारकीय शक्ति को अवशोषित करके बढ़ते हैं और इसका गूदा असाधारण रूप से समृद्ध होता है। उसके सामने रखा फल सभी मानदंडों को पूरा करता था और निस्संदेह असली था। आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली के लिए अंतिम मुख्य घटक को अपने हाथ में लेकर जियाओमिंग का मूड बहुत अच्छा हो गया और उसका चेहरा मुस्कान से चमक उठा। हाँ, ये वास्तव में तारकीय मूल फल है। मैंने मास्टर मोकिंग को ये यात्रा करने के लिए परेशान किया। ये केवल मेरा कर्तव्य है। मोकिंग ने इसका श्रेय नहीं लिया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने एक विशेष सामग्री से बना एक कार्ड निकाला और उसे सौंपने के लिए खड़ा हो गया। ये हमारे मर्चेंट ऑक्शन हाउस का वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप हमारे मुख्यालय और सहायक कंपनियों में वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको कभी स्टेलर ओरिजिन फ्रूट जैसी किसी चीज़ की फिर से ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। मम्मा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके प्रतिष्ठान से संपर्क करूंगा। जियाओमिंग ने किंग 10 को कार्ड लेने के लिए इशारा किया। ये देखकर कि जियाओमिंग ने कार्ड स्वीकार कर लिया है, मोकिंग की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। फिर उसने एक और मामला उठाया। वैसे हम उन व्यक्तियों की कोई खबर नहीं पा सके हैं जिन्हें सर ने हमें खोजने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, अगर कोई खबर नहीं है तो रहने दीजिए। जियाओमिंग ने इस परिणाम की उम्मीद की थी और निराश नहीं हुआ। ये देखकर कि जियाओमिंग ने उसे दोष नहीं दिया, मोकिंग वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। एक पल सोचने के बाद उसने फिर भी कहा, मर्चेंट कॉन्टिनेंट जटिल शक्तियों का एक चक्रव्यूह है जिसमें छाया में कुछ छिपी हुई महाशक्तियां भी शामिल हैं। सर, आपकी कीमिया के कारण जो उथल पुथल मची है उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। धन लोगों के दिलों को लुभाता है और आपकी ओर नज़र रखने वाले लोग कम नहीं होंगे। आपको सावधान रहना चाहिए। महान हजार दुनिया में केवल वे ताकतें ही सच्ची महाशक्तियां मानी जाती थीं जिनके शीर्ष पर कोई स्वर्गीय सम्राट होता था। उनके द्वारा निशाना बनाए जाने पर यह आशंका थी कि आम लोगों को सोने और खाने में परेशानी होगी। फिर भी जियाओमिंग ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। चेतावनी के लिए धन्यवाद, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। चूंकि यही मामला है इसलिए मैं विदा लेता हूं। मोकिंग ने अपनी मुट्ठी बांधी और बांस के मंडप से बाहर जाने के लिए मुड़ा। किंग यांजिंग ने मोकिंग को जाते हुए देखकर आंखें मूंद लीं, फिर अपना सिर घुमाया और जियाओमिंग से धीरे से बोली, मैं अपनी चोटों से उबरने के लिए औषधीय गोली लेने नीचे जा रही हूं। आध्यात्मिक सरणी उन जिज्ञासु आंखों को रोकने के लिए स्वचालित रूप से काम करेगी। मम्मा, जियाओमिंग ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा। मास्टर, अब हम क्या करेंगे? किंग 10 ने इस समय पूछा। जाओ और साधना करो। अपनी साधना में सहायता के लिए मैंने तुम्हें पहले जो संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थ दिए थे उनका उपयोग करो। तुम्हें अगले कुछ दिनों में द्वितीय श्रेणी के संप्रभु चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। साधना करते समय एक ध्वनिरोधी सरणी स्थापित करो। मुझे एक और गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है और शोर पिछली बार से अधिक होगा। हाँ, इस प्रकार अगले दिनों में आग के बर्तन को एक बार फिर आंगन के ऊपर लटका दिया गया। 10 दिन बाद जब आग के बर्तन पर ढक्कन उठाया गया तो पूरे बाजार क्षेत्र में एक बार फिर हलचल मच गई। अनेक लोग अपने पैरों पर उछल पड़े और अपनी खिड़कियों की ओर भागे या छतों पर चढ़ गए। उन्होंने जो देखा वह पहले से भी अधिक परिमाण वाली गोली बिजली थी। यह एक और गोली बिजली है।
ये गोली बिजली पिछली वाली से कहीं अधिक भयंकर है और वज्र के रंग में सोने के संकेत भी हैं। अनेक लोग आश्चर्य में चिल्ला उठे। सोना बिजली का वह रंग था जिसे केवल एक आत्मा ग्रेड दिव्य गोली ही आकर्षित कर सकती थी। हालांकि इस बार की गोली बिजली पूरी तरह से सोने की नहीं थी, लेकिन थोड़े से सोने की उपस्थिति ही काफी आश्चर्यजनक थी। इसने कम से कम एक आत्मा की दहलीज को छू लिया था। ग्रेड दिव्य गोली। अगर इस औषधीय गोली की नीलामी की जाए तो इससे मिलने वाला सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड कम से कम दसियों अरबों में होगा। ये देखने के बाद कि गोली बिजली कहाँ गिरी, अनगिनत लोगों ने अपने आसपास के लोगों से नजरें मिलाईं और एक दूसरे की आंखों में लालच की आग देखी। यह उस किमियागर द्वारा परिष्कृत की गई एक और गोली थी। इस स्पिरिट ग्रेड दिव्य गोली सहित अब उसके पास कम से कम 2 दिव्य गोलियां थीं। जैसे ही गोली बिजली कुछ देर तक जारी रही और फिर विलुप्त हो गई, आध्यात्मिक शक्ति के एक उछाल द्वारा नवनिर्मित गोली को वापस आंगन में खींच लिया गया। बहुत से लोग अपने दिल में चिल्लाए, उसे आसानी से जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ... एकांत आंगन के अंदर एक सुनहरी लाल आध्यात्मिक गोली बारी बारी से चमकती और मंद होती, मानो दया की भीख मांग रही हो। यह एक ऐसी गोली थी जो आध्यात्मिक बुद्धि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करती थी। जियाओ मिंग अपने पतले हाथ में आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली पकड़े हुए था और जैसे ही उसने इसे देखा, वह शांत तरीके से बोला, तुम बच नहीं सकते। यह आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली द्वितीय गोली से उच्च श्रेणी की थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने गोली के बनते ही इसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए जल्दी से काम किया था, इसलिए वह इसे रोकने में सक्षम था। अन्यथा इसकी वर्तमान अप्राप्य अवस्था में इसे भागने की कोशिश करने पर इसे पकड़ने में कुछ प्रयास करने पड़ते। जियाओ मिंग के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने आंगन के बाहर देखा। बिना देखे वह जानता था कि कितने लोग इस गोली पर नजर गड़ाए हुए हैं, भले ही उन्हें इसका उद्देश्य पता न हो। तो मुझे अपने क्षेत्र को पुनः स्थापित करने के लिए व्यापारी महाद्वीप के बाहर जाना चाहिए। अन्यथा ये बुरा होगा यदि ये लोग डर गए। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि कितने लोग मुझे निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं। पर्याप्त लोगों के साथ मैं नीलामी में खर्च किए गए संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थों को भी वापस पा सकता हूं। अपनी जेबें भरने के साथ साथ बाहरी लोगों को कठोर सबक सिखाने का संकल्प लेने के बाद जियाओ मिंग ने व्यापारी जिले में अपनी ताकत वापस नहीं लेने का फैसला किया। एक स्थानिक चैनल के प्रकट होते ही उसके सामने एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति उभरी। जियाओ मिंग ने उसमें कदम रखा और चैनल धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया। अल्पविराम। व्यापारी महाद्वीप के पास एक छोटे निर्जन महाद्वीप पर एक चट्टान के किनारे पर जियाओ मिंग की आकृति दिखाई दी। उजाड़ वातावरण ने उसे बहुत प्रसन्न किया। उसने तुरंत आध्यात्मिक गोली अपने मुंह में डाल ली। आध्यात्मिक ऊर्जा उछली और गोली के अंदर और बाहर से बंध गई। पलक झपकते ही गोली घुल गई और उसके अंदर मौजूद औषधीय शक्ति अपनी पूरी सीमा तक खिल गई। उभरती औषधीय शक्ति उसके शरीर में मेरिडियन को भर रही थी और अधिक से अधिक केंद्रित होती जा रही थी। इस औषधीय शक्ति के तहत जियाओ मिंग का बेहद मजबूत शरीर, जो आंशिक रूप से शुद्ध डू क्यूई से बना था, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के तहत जल्दी से घुल गया और फिर से बन गया। जियाओ मिंग की सांसें थोड़ी मुश्किल से चल रही थीं, फिर भी उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं क्योंकि वह हवा में तैर रहा था और अपने हाथों से एक साधना मुहर बनाते हुए क्रॉस लेग बैठा था। आज मैं अपनी शक्ति बहाल करूंगा। धीरे धीरे उसके शरीर से मध्य ग्रीष्म सूर्य जैसी आध्यात्मिक प्रकाश की लाखों किरणें निकल रही थीं और वह अंतहीन प्रकाश और गर्मी बिखेर रहा था। इस उज्ज्वल आध्यात्मिक प्रकाश के तहत उसका शरीर अधिक से अधिक पारदर्शी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जैद से तराशा गया हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे उत्तम रचना की तरह। उसी समय असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयंकर हवा या ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर बढ़ी, जब तक कि अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर नहीं बन गया। भंवर के ऊपर अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा खींची गई और इसके नीचे यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में डाली गई, डू क्यूई की जगह ले ली और शरीर के पुनर्निर्माण में भाग लिया। अध्याय 648 दिव्य शरीर निर्माण, स्वर्गीय संप्रभु आपदा। जियाओ मिंग के मांस और रक्त में अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और यहाँ तक कि उसके भीतर की आत्मा भी उसके अंदर आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से निगलने लगी। एक निश्चित क्षण तक एक चटकने वाली आवाज के साथ ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो और विशाल बेजोड़ आध्यात्मिक ऊर्जा सच्चे निर्बाध प्रवाह की स्थिति में पहुंच गई। उसके मांस और रक्त में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल में पूरी तरह से उसके साथ मिल गई, जिससे उसके शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके मांस और रक्त की गहराई में गहरी जड़ें जमा लीं और वास्तव में डू क्यूई के निशानों को बदल दिया। उसके शरीर में एक परिवर्तन हुआ, उसका मूल रूप त्याग दिया और वह आध्यात्मिक शरीर जैसा हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा का रूपांतरण पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद उसका क्षेत्र आसमान छू गया। उसने एक पल में ही संवेदन अवस्था, आध्यात्मिक गति अवस्था, आध्यात्मिक घूर्णन अवस्था, आत्मा अवस्था, स्वर्गीय सम्लन अवस्था, स्वर्गीय परिवर्तन अवस्था और स्वर्गीय पूर्णता अवस्था को पार कर लिया। इन सफलताओं के बाद 3 संप्रभु आपदाएं आईं।
जियाओ मिंग के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एक अंतहीन लूप में उसकी मेरिडियन के माध्यम से तेजी से प्रसारित हुई। मानव शरीर आपदा के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज संचलन के तहत व्यक्ति के मांस और रक्त के भीतर एक आग पैदा हुई। ये रक्त अग्नि मांस के भीतर उभरी और पूरे शरीर में फैल गई। अधिकांश लोगों के लिए अपने मांस को जलाना एक वास्तविक आपदा थी। जो लोग इस पर काबू पा लेते थे वे अपने शरीर को कठोर बना लेते थे, लेकिन असफलता का मतलब था कि शारीरिक मांस आग से भस्म हो जाएगा और वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे शरीर नष्ट हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा। हालांकि जियाओ मिंग का शरीर एक स्वर्गीय संप्रभु आध्यात्मिक शरीर था, ऐसी रक्त अग्नि उसके लिए केवल एक गुदगुदी थी। उसने मानव शरीर आपदा को आसानी से पार कर लिया। रक्त अग्नि के बुझ जाने के बाद आध्यात्मिक अग्नि परिसंचारी आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर पैदा हुई। जियाओ मिंग की आध्यात्मिक ऊर्जा एक सामान्य स्वर्गीय संप्रभु की तुलना में और भी उच्च गुणवत्ता की थी, इसलिए यह आध्यात्मिक अग्नि उसे शांत करने में अप्रभावी थी। इसी तरह आत्मा आपदा के दौरान आत्मा को शांत करने के लिए बनाई गई आत्मा अग्नि जियाओ मिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, जिसका आत्मा क्षेत्र सम्राट क्षेत्र से भी आगे निकल गया था। इस प्रकार उसने आसानी से 3 संप्रभु आपदाओं पर विजय प्राप्त की। आध्यात्मिक सार की एक सतत धारा उसके शरीर को भर गई, जैसे बिजली की एक बोल्ट अंतहीन अंधेरे को भेद रही हो। उसके बाद जियाओ मिंग ने सफलतापूर्वक संप्रभु सागर को खोल दिया। अब वह संप्रभु चरण में कदम रख चुका था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसकी काली आंखों में प्रतीत होने वाला अनंत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव दृष्टि के भीतर सब कुछ समाहित कर लेता था। उसने सफ़ेद धुंध की एक सांस छोड़ी जो क्रिस्टल स्पष्ट थी और धीरे धीरे हवा में फैल गई, खुद को असाधारण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में प्रकट किया। जैसे ही उसकी आंखें सामान्य हुईं, जियाओ मिंग खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, बहुत धीमा, स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र को बहाल करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बस बहुत बड़ी है। मैं इस निर्जन महाद्वीप को भी खत्म कर सकता हूं और फिर भी मेरे पास पर्याप्त नहीं होगा। अगर ऐसा है तो चलो ये सब एक साथ करते हैं। इस महाद्वीप को खा जाओ और एक ही समय में असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को संघनित करो। जैसे ही कहा और किया, जियाओ मिंग कुछ सेकंड बाद दुनिया के बाहर दिखाई दिया। यह महाद्वीप हालांकि महान हजार दुनिया के मानकों से बड़ा नहीं था, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से बहुत विशाल था। ये शून्य में तैर रहा था, जो कि हल्के से चमकते क्रिस्टल अवरोध की एक परत में लिपटा हुआ था जो महाद्वीप की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता था। जियाओ मिंग ने इसे देखा, फिर अपना मुंह खोला और सांस छोड़ी। एक शुद्ध सफ़ेद ड्रैगन, एक प्राचीन शून्य ड्रैगन के समान उसके मुंह से निकला। इसके तुरंत बाद इसका आकार तेजी से बढ़ गया और कुछ ही मिनटों में यह असीम हो गया। जियाओ मिंग की नज़र उसके शरीर पर थी, फिर भी वह उसका अंत नहीं देख पाया। काफ़ी नहीं, जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ीं। हालांकि आत्मा का शरीर पहले से ही विशाल था, लेकिन इस महाद्वीप को निगलने के लिए इसे कई गुना बड़ा होना चाहिए था। उस विचार के साथ उसका मन हिल गया और उससे एक अदृश्य तरंग निकली। दूर अंतरिक्ष में तियानजुवान महाद्वीप ने भी वही तरंग उत्सर्जित की, क्योंकि वह उसकी ओर अंतहीन ऊर्जा भेजने लगा। यह आयाम मास्टर होने का एक विशेषाधिकार था, चाहे वह कहीं भी हो। एकमात्र विचार विमान से जुड़ सकता था और उससे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सतत धारा खींच सकता था। हालांकि संयम आवश्यक था। तियानजुवान महाद्वीप एक निचला विमान होने के नाते अगर बहुत अधिक खींचा गया तो ढह सकता था, जिससे उसके भीतर अनगिनत जीवन नष्ट हो सकते थे। इसलिए चूंकि जियाओ मिंग अपने क्षेत्र को बहाल करने के लिए अपने सामने के महाद्वीप को निगलने में सक्षम था, इसलिए उसे खुद को बहाल करने के लिए तियानजुवान महाद्वीप की ऊर्जा को खींचने की जरूरत नहीं थी। वह केवल इतनी ऊर्जा का आह्वान करेगा कि आत्मा इस महाद्वीप को निगलने के लिए पर्याप्त बड़ी हो जाए। इस ऊर्जा के आगमन के साथ जियाओ मिंग का क्षेत्र पलक झपकते ही 9वीं कक्षा के संप्रभु तक पहुंच गया और यह केवल अवशिष्ट ऊर्जा से था। आत्मा के शरीर में आते ही अधिक ऊर्जा स्थानांतरित हो गई। आत्मा का ऊर्जावान रूप एक बार फिर फूल गया, आखिरकार जियाओ मिंग की आवश्यकताओं को पूरा किया। इसने खुद को नीचे क्रिस्टलीय अवरोध के चारों ओर लपेट लिया। दुनिया ड्रैगन द्वारा कसकर घेर ली गई थी। फिर ड्रैगन ने अपने विशाल जबड़े खोले और एक ही घूंट में क्रिस्टल अवरोध का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया। ड्रैगन की गुहा के अंदर के दांत एक लयबद्ध गति में हिलते रहे, धीरे धीरे अवरोध के शेष आधे हिस्से को खा गए। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद जियाओ मिंग के सामने केवल सफ़ेद ड्रैगन रह गया। उसका पेट गर्भावस्था के 10वें महीने में एक महिला की तरह फूल गया, जो हास्यास्पद रूप से फूला हुआ लग रहा था। जियाओ मिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह असंख्य आत्मा फ्लोटिंग विश्व शरीर को संघनित करने का समय है। एक तेज गति से वह ड्रैगन के सिर के ऊपर दिखाई दिया और क्रॉस लेग बैठ गया। उसके हाथ की मुहरें बदल गईं और आत्मा के शरीर के भीतर अनगिनत रंगीन कानून प्रकट हुए और काम करना शुरू कर दिया, जिससे एक अवर्णनीय परिवर्तन शुरू हुआ। असंख्य आत्मा फ्लोटिंग विश्व शरीर की खेती करने के लिए एक विमान का स्वामी होना और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना आवश्यक था।
इसमें एक अत्यधिक आध्यात्मिक वस्तु को आधार के रूप में उपयोग करना, इन नियमों का उपयोग करके इसके भीतर एक भ्रूण दुनिया को खोलना और फिर इसे लगातार अनगिनत गुण समृद्ध स्वर्गीय खजाने और एक महाद्वीप के बराबर सामग्री से भरना शामिल था ताकि इसे वास्तव में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिकता के संदर्भ में जियाओमिंग के पास जो आत्मा थी वह सबसे शक्तिशाली थी। इसे उसने अनगिनत बार परिष्कृत किया था और इसका उपयोग करना उसके अपने अंगों जितना ही आसान था, जिससे यह उसके दिव्य शरीर को संघनित करने और इसकी शक्ति को अधिकतम करने के लिए सबसे उपयुक्त था। इसके अलावा सामान्य लोगों के लिए ऐसे दिव्य शरीर को संघनित करना बेहद मुश्किल था। साधारण संप्रभु इसके बारे में भूल सकते थे। एक विमान का स्वामी बनने की कठिनाई और इसके नियमों को समझने की जटिलता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही वे विश्व भ्रूण के निर्माण से लेकर महाद्वीपों को निगलने की क्षमता तक की आवश्यकताओं को पूरा करते हों, उनका क्षेत्र कम से कम पूर्ण पृथ्वी संप्रभु के स्तर पर होना चाहिए। उस अवधि के दौरान उनके पास उपयोग करने के लिए एक संप्रभु दिव्य शरीर नहीं होगा। अपनी दुर्जय शक्ति के कारण जियाओमिंग ने आत्मा को एक महाद्वीप को निगलने के लिए कहा। एक महाद्वीप को आधार के रूप में रखने से यह प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो गई, एक ऐसा लाभ जो दूसरों के पास नहीं था लेकिन यह अपेक्षित था। आखिरकार यह मूल रूप से सिम्युलेटर के भीतर था और उसने अपने लिए इस दिव्य शरीर को कस्टम मेड किया था। इस तरह साधना प्रक्रिया उसके लिए स्वाभाविक रूप से आसान थी। विभिन्न रंगों के कई कानूनों के प्रभाव में महाद्वीप की क्रिस्टल बाधा भी आत्मा के शरीर के साथ विलीन होने लगी। जियाओमिंग के संघनित कानून आपस में जुड़ गए और दुनिया के कानूनों के साथ बातचीत की, अंततः एक में विलीन हो गए। धीरे धीरे जियाओमिंग को महाद्वीप पर नियंत्रण की भावना महसूस होने लगी। नियंत्रण की यह भावना तब तक मजबूत होती गई जब तक कि उसका पूरा नियंत्रण नहीं हो गया। इसके बाद उसने अपने कानूनों के साथ इस दुनिया को व्यापक रूप से नया आकार देना शुरू कर दिया। नियम बदल गए और पहाड़ और नदियां स्थानांतरित हो गईं। इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा अनजाने में हजारों फीट आकार की एक हल्की छाया में बदल गई। इस हल्की छाया ने अंतहीन अराजक प्रकाश उत्सर्जित किया, एक प्रकार की आदिम शक्ति जो आमतौर पर केवल एक विमान के जन्म के समय ही उभरती है। यह महान हजार दुनिया में ऊर्जा के शीर्ष स्तरों में से एक था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भी आगे निकल गया। हालांकि इस समय यह अपने भीतर से एक अटूट संसाधन की तरह स्वतंत्र रूप से निकला, एक अवर्णनीय भयानक शक्ति को मुक्त किया जो मूर्त प्रतीत होती थी, तबाही मचा रही थी और आसपास के क्षेत्र में कई स्थानिक तूफान पैदा कर रही थी। अराजक शक्ति की प्रचुरता के कारण इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया, जबकि जियाओमिंग ने बाकी को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। इस अराजक शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सिम्युलेटर में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं था। यह अराजक शक्ति वास्तव में ऊर्जा का उच्चतम स्तर था। इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। उसने कुछ ही सांसों में अरबों संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थों के बराबर अवशोषित कर लिया। उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया, जब तक कि एक जोरदार धमाके के साथ उसकी शक्ति स्वर्गीय संप्रभु अवस्था में वापस नहीं आ गई। जियाओमिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। भिनभिनाना। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, प्रकाश की एक तीव्र किरण उनकी आंखों से निकली। प्रकाश अवर्णनीय रूप से शानदार था, जो शून्य को भेदता हुआ अंततः उसमें विलीन हो गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ कस लिया और अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के भारी उछाल को महसूस किया। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो उसके भीतर अनगिनत वज्र फूट रहे हों। उसने आखिरकार अपनी शक्ति वापस पा ली थी। हालांकि उसने अपने भीतर की शक्ति पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह ऊपर शून्य की विशालता को देख रहा था। इस क्षण शून्य कांप उठा। काले बादलों की परतें उभरीं और उनके भीतर काली रोशनी घूम रही थी, जो कुछ अशुभ पैदा कर रही थी। ये बादल असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी से निकलने वाले अराजक प्रकाश को अवशोषित करते रहे और भी अधिक गहन और रहस्यमय बन गए। जियाओमिंग ने इन काले बादलों को अपने हृदय में गंभीरता के भाव के साथ देखा। क्या ये स्वर्गीय प्रभुतापूर्ण आपदा है? यह अफवाह थी कि स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने से अनिवार्य रूप से आपदा आएगी, और इस आपदा को स्वर्गीय संप्रभु आपदा कहा जाता था। यह आपदा बेहद भयावह थी, यहाँ तक कि एक वास्तविक स्वर्गीय संप्रभु भी इससे डर जाएगा। जियाओमिंग ने डू अमर में प्रवेश करने के दौरान स्वर्गीय संप्रभु आपदा का सामना नहीं किया था, लेकिन अब जब वह आध्यात्मिक ऊर्जा प्रणाली की खेती करने और अपने क्षेत्र को बहाल करने के लिए स्थानांतरित हो गया था, तो उसने अप्रत्याशित रूप से इस आपदा को ट्रिगर किया था। इसके अलावा अराजक शक्ति का बहुत हिस्सा इसके द्वारा अवशोषित किया गया था और इसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। नहीं, ये सिर्फ एक साधारण स्वर्गीय संप्रभु आपदा की तरह नहीं लगता है। अध्याय 649 स्वर्ग का क्रोध, जन्मजात दिव्य क्षमता। जैसे जैसे जियाओमिंग ने गहरे और अधिक विशाल गरजते बादलों को देखा, उसके भीतर खतरे की भावना और मजबूत होती गई। उसने असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को सफलतापूर्वक संघनित किया और अपने दायरे को बहाल किया। अपनी खुद की ताकत और संप्रभु आकाशीय शरीर की शक्ति के कारण उसी चरण के कुलीन विशेषज्ञ उसकी कुछ चालों से ज्यादा का सामना नहीं कर सकते थे। तथाकथित स्वर्गीय संप्रभु आपदा उसे इतना खतरा नहीं दे सकती थी।
यहाँ तक कि अराजक शक्ति से बड़ा हुआ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सिम्युलेटर में उस दृश्य को याद करते हुए जहां महाद्वीपों को निगलते समय उसे बिजली गिरी थी, जियाओ मिंग अपने मुंह के कोने को हिलाए बिना नहीं रह सका। चलो बस उस वज्र को स्वर्ग का क्रोध कहते हैं। तो क्या ये स्वर्ग का क्रोध हो सकता है? नहीं, ये स्वर्गीय संप्रभु आपदा और स्वर्ग के क्रोध का संयोजन होना चाहिए, लेकिन क्या ये घटना कई महाद्वीपों को निगलने के बाद ही नहीं होनी चाहिए? अब जबकि उसने एक छोटा महाद्वीप ही निगल लिया था, वह पहले से ही उस पर हमला करने और उसे विभाजित करने के लिए अधीर था। क्या अब मार्शल नैतिकता के लिए कोई सम्मान नहीं था? जियो मिंग, जो आमतौर पर शाप देना पसंद नहीं करता था, इस स्वर्गीय क्रोध की शक्ति के बारे में सोचकर अपने दिल में शाप दे रहा था। क्या वह वास्तव में अपनी ताकत बहाल करने के तुरंत बाद फिर से गंभीर रूप से घायल होने वाला था? सरसराहट। जबकि जियो मिंग कुछ असहज महसूस कर रहा था, शून्य के ऊपर वज्रपात पूरी तरह से संघनित हो गया था और काले बादल घूम रहे थे। अचानक आसमान से काले पानी की एक धारा उतरी। ये हल्का लग रहा था लेकिन गिरते समय शून्य को भी कुचल दिया। जियो मिंग की नज़रें इसे देखते ही तेज हो गईं और उसने बिना समय बर्बाद किए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल उछाल उसके विशाल आकार से फूट पड़ा और ऊपर की ओर बह गया। अंत में इसने एक आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध का निर्माण किया। धमाका। काले पानी की धारा ने आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह हिंसक रूप से कांप उठा। काले पानी की प्रत्येक बूंद एक पहाड़ की तरह थी, जो एक साथ गिरते हुए असंख्य पहाड़ों की तरह थी, जिसका बल भयानक रूप से भयानक था। जलधारा के प्रहार से आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध में दरारें दिखाई दीं। हालांकि ये पूरी तरह से टूट नहीं गया, इसके बजाय ये तब तक दृढ़ रहा जब तक कि काली जलधारा पतली हवा में गायब नहीं हो गई। वाह, ये बिजली आपदा वास्तव में भयानक है, लेकिन सौभाग्य से यह अभी भी सहनीय है। जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। इस बिजली आपदा ने शुरू से ही कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए अभी भी कुछ गुंजाइश थी। शायद इस बिजली आपदा में सिम्युलेटर में दिखाए गए आपदा की तरह उसे गंभीर रूप से घायल करने का पैमाना नहीं था। आखिरकार उसने केवल एक महाद्वीप पर नियंत्रण हासिल किया था, जो सिम्युलेटर में उसने जितना खाया था उससे कहीं कम था। महान हजार दुनिया का नियंत्रण खोना कम महत्वपूर्ण था, इसलिए क्रोध की डिग्री कम थी। ये समझ में आया। उसके ऊपर काले बादल फिर से उमड़ पड़े क्योंकि ये विचार उसके दिमाग में कौंध गए। अगले ही पल शून्य में तापमान बढ़ गया क्योंकि आसमान से काली आग की एक लकीर उतरी। आग की लकीर कमजोर लग रही थी, लेकिन इसने जियाओ मिंग को सभी विकर्षणों को एक तरफ रख दिया। उसकी बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा दरारों से भरी आध्यात्मिक ऊर्जा बाधा को ठीक करने के लिए उठी। काली आग नीचे की ओर बढ़ी और आखिरकार बाधा पर जा गिरी। कोई धरती को हिला देने वाला विस्फोट नहीं हुआ, इसके बजाय यह एक अत्यधिक संक्षारक एसिड की तरह काम कर रहा था। एक फुफकार की आवाज़ के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा बाधा जल्दी से पिघल गई। जियाओ मिंग ने इसे देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया की और बाधा को दूर फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद काली आग की लकीर ने आध्यात्मिक ऊर्जा बाधा को पूरी तरह से भंग कर दिया। गड़गड़ाहट। काली आग गिरने के तुरंत बाद काले बादल फिर से मंथन करने लगे, इस बार एक गरजने वाले बल के साथ। एकत्रित बिजली से बना एक काला उल्का बादलों से धीरे धीरे उभरा और फिर नीचे गिर गया। जियाओ मिंग ने काले उल्का को गिरते हुए देखा। वह वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करने वाला था। एक विचार के साथ उसके नीचे असंख्य आत्मा फ्लोटिंग विश्व शरीर गुलाबी रोशनी के अनगिनत रंगों में फट गया। ये साधारण रोशनी नहीं थे, बल्कि स्वर्गीय लपटों की असंख्य किस्में थीं। विभिन्न रंग की स्वर्गीय लपटें उसके हाथों में एकत्रित हुईं, अंततः एक बहुरंगी लंबा धनुष बन गया। असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी ने अपना सिर उठाया, उल्का पर निशाना साधा और अपने धनुष को पीछे खींचा। धनुष की डोरी पर बहुरंगी लपटों से बना एक तीर प्रकट हुआ। हुश। असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी ने अपनी उंगलियां छोड़ दी और बहुरंगी तीर हिंसक रूप से बाहर निकल गया। ये काले उल्का से टकराया, जिससे वह एक पल के लिए कांप उठा। हालांकि तीर खुद ही भारी प्रभाव के तहत चूर्ण में बिखर गया। हुश हुश। फिर भी एक के बाद एक बहुरंगी तीर आकाश में उड़ते रहे। हालांकि हर एक टूटकर बिखर गया था जैसे कि वह भंगुर लकड़ी हो, लेकिन परिणामस्वरूप काले उल्का का उतरना धीमा हो गया। उस क्षण जियाओ मिंग ने एक बार फिर असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को सक्रिय किया। स्वर्गीय लपटों की असंख्य किस्में एक बार फिर आकाश में उड़ीं और ऊपर विशाल बहुरंगी जालों की एक श्रृंखला बनाए। धमाका धमाका। काला उल्का नीचे गिर गया, हिंसक रूप से प्रत्येक विशाल जाल को चकनाचूर कर दिया। हालांकि जैसे जैसे जाल बिखरते गए, उल्कापिंड ऊपर पहुंचने तक लगभग आधे आकार का रह गया। ये देखकर जियाओ मिंग उछल पड़ा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और काले उल्कापिंड को सिर पर मारा। गड़गड़ाहट। जमीन को हिला देने वाली एक शॉकवेव उठी और काला उल्कापिंड टूट गया। प्रभाव के बल से जियाओ मिंग पीछे की ओर उड़ गया और असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी के शीर्ष पर जा गिरा।
जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ, जो पहले जैद की तरह सफ़ेद था, अब थोड़ा लाल हो गया था। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चुप रहा। काले उल्कापिंड के गिरने के बाद आसमान में काले बादल शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि एक और भी शक्तिशाली हमला होने वाला है। गड़गड़ाहट। अचानक काली बिजली बादलों को चीरती हुई भारी शक्ति के साथ बरसने लगी। प्रत्येक बोल्ट में विनाश की एक भयानक शक्ति थी। ये देखकर जियाओ मिंग का रंग थोड़ा बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने दिल में एक ठंडी चीख निकाली। असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी रंगों के विस्फोट में फट गई, एक विशाल बहुरंगी कमल का निर्माण किया जिसने उसे पूरी तरह से अंदर से ढक दिया। धमाका। काली बिजली लगातार और अथक रूप से कमल पर गिर रही थी। प्रत्येक प्रभाव के साथ कमल हिंसक रूप से हिल रहा था और इसकी पंखुड़ियां एक एक करके चुपचाप टूट रही थीं। यह हमला अविश्वसनीय रूप से तेज था और अंतहीन लग रहा था, जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। भले ही जियाओ मिंग ने अपनी सुरक्षा को सक्रिय कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तूफान के बीच में एक नाजुक नाव थी जो किसी भी समय पलटने की कगार पर थी। गड़गड़ाहट। अनिश्चित समय तक बमबारी जारी रहने पर आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक बिंदु पर कमल एक जोरदार विस्फोट के साथ टूट गया। उसके बाद काली बिजली के कई बोल्ट सीधे जियाओ मिंग पर गिरे, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा और उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली। सौभाग्य से उस समय लगातार काली बिजली धीरे धीरे गायब हो गई। जाहिर है जियाओ मिंग एक और मुश्किल घड़ी से बच गया था। यहाँ तक कि जियाओ मिंग भी बिजली के फीके पड़ने पर ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने अपने पहले के शब्द वापस ले लिए, इस जटिल बिजली आपदा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, सिम्युलेटर में कारण को समझने के बाद वह ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में निर्जन महाद्वीपों को लालच से खाने के बजाय 300 राउंड के लिए फाइन क्लैन से लड़ना पसंद करेगा। ऐसी लगातार बिजली आपदा का सामना कौन कर सकता है? केवल वह कर सकता है, उसी चरण का कोई अन्य स्वर्गीय संप्रभु कुलीन विशेषज्ञ बिजली के उस तूफान में गंभीर रूप से घायल हो गया होता। हालांकि ऐसा लगता है कि बिजली आपदा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसे अचानक काले बादलों से आती आवाज़ का एहसास हुआ। उसने अचानक ऊपर देखा तो सारे काले बादल एक दिशा में इकट्ठा हो गए। कुछ ही सांसों में बादल फिर से बिखर गए। उनकी जगह बैंगनी रंग की बिजली की आंख प्रकट हुई जो एक विशाल, प्राचीन और दबंग आभा बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह असंख्य लोगों के समय और स्थान को देख सकती हो। बिजली की आंख अचानक खुल गई और बैंगनी रंग की बिजली की एक पतली सी लकीर दुनिया को चीरती हुई वास्तविक स्थान और समय में प्रकट हुई। धमाका। जिस क्षण बिजली प्रकट हुई, वह एक सम्राट की तरह दिखाई दी, सर्वोच्च कुलीन, गर्व से आकाश में मंडराते हुए। फिर बिजली की शक्ति का एक निशान और मजबूत होता गया। अंत में यह एक बैंगनी शून्य में बदल गया जो नीचे उतरते समय डगमगाया और जियाओ मिंग को निशाना बनाया। वास्तव में और भी कुछ है। जैसे ही बैंगनी शून्य नीचे उतरा, जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह शून्य के भीतर निहित अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। ये पिछली 4 बिजली के हमलों से भी अधिक भयानक शक्ति थी। आकाश में ऊपर रहस्यमय बैंगनी रंग का शून्य एक अलौकिक गति के साथ नीचे उतरा। हालांकि इसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन जिस क्षण ये गिरा, जियाओ मिंग को सहज रूप से पता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उस पल उसके दिल में संकट की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। इसलिए एक विचार के साथ जियाओ मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी को सक्रिय कर दिया। एक पल में एक शानदार अराजक प्रकाश उत्सर्जित हुआ। इस बार न केवल स्वर्गीय लपटें निकलीं, बल्कि रहस्यमय थंडर, स्वर्गीय जल, दिव्य बर्फ और आत्मा की लकड़ी जो उसने डुक्यूई महाद्वीप और तियानजुवान महाद्वीप से एकत्र की थी, भी प्रकट हुई। नतीजतन विशाल बहुरंगी कमल का एक उन्नत संस्करण फिर से प्रकट हुआ, जिसने एक सुरक्षा कवच बनाया। ये आध्यात्मिक वस्तुएं स्वर्गीय लपटों से कम शक्तिशाली नहीं थीं, बस इतना था कि जियाओ मिंग ने उनका संयम से उपयोग किया। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और कुछ भी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही जियाओ मिंग ने अपनी सुरक्षा को सक्रिय किया, रहस्यमय बैंगनी शून्य अंततः नीचे उतरा, बहुरंगी कमल पर हल्के से उतरा। जैसे ही उसने कमल को छुआ, उसमें से बैंगनी रंग की एक अंतहीन रोशनी फूट पड़ी। रोशनी ने कमल को घेर लिया और संपर्क में आते ही वह जोर से कांपने लगा। अगले ही पल कमल इतनी तेजी से बिखरने लगा कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। ये सच में विनाश था। बैंगनी रंग की रोशनी में आध्यात्मिक ऊर्जा भी नष्ट हो गई। जियाओ मिंग ने जो भी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी, उसके बावजूद वे बैंगनी रंग की रोशनी के सामने शक्तिहीन थे। इस समय जियाओ मिंग का दिमाग बुरी तरह हिल गया था। अगर ऐसी ताकत सीधे उस पर पड़ती तो उसके मजबूत शारीरिक शरीर के साथ भी वह या तो मर जाता या गंभीर रूप से अपंग हो जाता। उसने कमल की ओर देखा, जो कुछ ही सांसों में गल जाता। उसके दिल में मौत के करीब की आभा छा गई। अगर कोई और होता तो शायद अब तक डर और निराशा में डूब चुका होता, लेकिन जियाओ मिंग नहीं।
एक छोटे से कबीले के एक गुमनाम अनाथ से उठकर महान हजार दुनिया में एक नई पीढ़ी के स्वर्गीय सम्राट बनने के बाद उसने इतना कुछ अनुभव किया था कि वह आसानी से डर नहीं सकता था। हालांकि उसकी काली आंखों में लहरें थीं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। उसने अपने होठों को आपस में दबाया और सिर्फ इसलिए हार नहीं मानी क्योंकि रहस्यमय बैंगनी शून्य अजेय लग रहा था। इसके बजाय उसने अपने दिमाग को स्थिर किया और प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकलने और कमल के साथ विलीन होने दिया। कई सांसों के बाद कमल पूरी तरह से नष्ट हो गया और बैंगनी शून्य फिर से नीचे उतरा, इस बार सीधे मायरीड स्पिरिट फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी और खुद जियाओ मिंग दोनों को निशाना बनाया। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा खुशी या दुख से रहित था। इस बीच मायरीड स्पिरिट फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी के चारों ओर अराजक प्रकाश मजबूत और चिकना हो गया। दूर से यह विशाल शून्य में शांतिपूर्वक ध्यान करने वाले बुद्ध जैसा लग रहा था। अत्याचारी और बेजोड़ बैंगनी रंग का प्रकाश मायरीड स्पिरिट फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी पर बरसा। जैसे जैसे बैंगनी रंग की रोशनी नीचे उतरी, अराजक रोशनी धीरे धीरे मंद होती गई और अंत में असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी ऊपर से नीचे तक शून्य में विलीन होने लगी। जियाओ मिंग ने दृश्य को देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। विनाश के इस क्षण में उसका मन असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया और उसके दिल में ज्ञान की एक चमक उठी। उसके रक्तरेखा के भीतर कुछ उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ गया और एक जन्मजात दिव्य क्षमता को जन्म दिया। अराजक आपदा प्रकाश, अध्याय 650, दोहरी सफलता। अराजक आपदा प्रकाश। जियाओ मिंग के पीछे से एक शानदार प्रकाश उभरा, इतना चमकदार कि ऐसा लग रहा था कि वह अराजकता के रंगों को ही दर्शाता है। इसे देखते ही कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं जैसे ही अराजक प्रकाश ऊपर उठा। अपनी आस्तीन के एक झटके से प्रकाश सीधे उतरते बैंगनी शून्य की ओर चला गया। वूश, अराजक आपदा प्रकाश ऊपर चला गया और एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। भारी और अत्याचारी बैंगनी प्रकाश एक पल में गायब हो गया और असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी की अचानक विलुप्त होने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। अराजक आपदा प्रकाश वहां नहीं रुका, इसके बजाय यह ऊपर की ओर बैंगनी बिजली की आंख की ओर बढ़ता रहा। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन और कमांडिंग लाइटनिंग आई को उकसाया और क्रोधित किया गया हो। ये और भी चौड़ा हो गया और एक पल में पिछले बैंगनी शून्य के समान शक्तिशाली 3 बिजली के बोल्ट नीचे की ओर गिरे। 3 बिजली के बोल्ट गरजने लगे और आसपास के शून्य के चारों ओर अनगिनत ब्लैक होल दिखाई दिए, जैसे कि दुनिया खुद रहने के कगार पर थी। लेकिन ये सब व्यर्थ था। बिजली के बोल्ट केवल एक पल तक चले, इससे पहले कि वे अराजक आपदा प्रकाश द्वारा बह गए। कुछ ही समय बाद बिजली की आंख भी बह गई और गायब हो गई। जियो मिंग के पीछे अराजक प्रकाश के भीतर कई बैंगनी शून्य और प्राचीन भव्य बिजली की आंख अब दिखाई दी थी। फिर अराजक प्रकाश जियो मिंग के शरीर में वापस विलीन हो गया। अचानक उसकी भौहों के बीच एक आकर्षक बैंगनी पुतली खुल गई, जिसके अंदर बिजली की हल्की चमक थी, जो एक सर्वनाशकारी बिजली की आपदा की शक्ति रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दिव्य क्षमता इतनी शक्तिशाली होगी। जियो मिंग धीरे से खड़ा हुआ। इस पल उसका आंतरिक आनंद अवर्णनीय था। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जागृत जन्मजात दिव्य क्षमता इतनी मजबूत होगी। इसके पीछे का कारण जन्मजात दिव्य क्षमताओं की उत्पत्ति में निहित है। जन्मजात दिव्य क्षमताएं स्वर्गीय संप्रभु आध्यात्मिक शरीर से जुड़ी हुई थीं, जो स्वर्गीय संप्रभु अवस्था की पहचान थी। ये शरीर किसी भी क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा के शुद्धतम रूप में परिवर्तित हो सकता था, जो अपने आसपास की दुनिया के साथ सहज रूप से विलय करते हुए असाधारण युद्ध शक्ति प्रदान करता था। परिणामस्वरूप इसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा वस्तुतः अक्षय थी। हालांकि ये स्वर्गीय संप्रभु आध्यात्मिक शरीर का केवल प्रारंभिक रूप था। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए किसी के शरीर के भीतर छिपी आध्यात्मिक नाड़ी को परिष्कृत करने और शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ने की आवश्यकता थी। तभी स्वर्गीय संप्रभु आध्यात्मिक शरीर धीरे धीरे पूर्णता तक पहुंच सकता था। इस बिंदु पर एक आध्यात्मिक नाड़ी दिव्य क्षमता बनाई जाएगी और वह दिव्य क्षमता किसी की जन्मजात क्षमता होगी। जब आध्यात्मिक नाड़ी प्रकट हुई तो ये रूप में भिन्न थी, लेकिन मात्रा के आधार पर वर्गीकृत की गई थी, जो 1 से 9 तक थी। 1 और 2 नाड़ियों को मानव ग्रेड का माना जाता था, 3 और 4 को पृथ्वी ग्रेड का, 5 और 6 को स्वर्ग ग्रेड का, जबकि 7 से 9 को दिव्य ग्रेड का माना जाता था। दिव्य क्षमता का स्वरूप अभ्यास की गई साधना पद्धति से संबंधित था, जबकि इसकी शक्ति आध्यात्मिक नाड़ियों की संख्या से जुड़ी थी। दिव्य श्रेणी आध्यात्मिक नाड़ियों से प्राप्त कुछ दिव्य क्षमताओं में ऐसी शक्ति थी कि वे सभी दिव्य क्षमताओं में सबसे दुर्जेय थीं, शायद 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं से भी प्रतिद्वंद्वी थीं। चूंकि जियाओ मिंग डूक्यूई महाद्वीप से था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसके पास आध्यात्मिक नाड़ी भी है या नहीं। नतीजतन जन्मजात दिव्य क्षमताओं के प्रति उसका रवैया उदासीन था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, जैकपॉट मारने जैसा। वह अपनी भौहों के बीच बैंगनी बिजली से चमकती बिजली की आंख को छूने के लिए आगे बढ़ा।
उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। उसकी जागृत जन्मजात दिव्य क्षमता, अराजक आपदा प्रकाश, सभी चीज़ों को नष्ट कर सकती थी और शक्तिशाली दुश्मनों को नष्ट कर सकती थी, जबकि उनसे उनकी दिव्य क्षमताओं और खजानों को अपने इस्तेमाल के लिए छीन सकती थी। उसकी भौहों के बीच बिजली की आंख वही बेजोड़ बैंगनी बिजली की आंख थी जो कुछ ही देर पहले आसमान में दिखाई दी थी। अब उसने इसे इस्तेमाल किया था और अराजक आपदा प्रकाश का उपयोग करके इसे अपने रूप में बदल दिया था। यह उसके दुर्जेय और दबंग स्वभाव का प्रमाण था। कार्यक्षमता के मामले में ये 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं से कमज़ोर नहीं लग रहा था। लाइटनिंग आयुसी बैंगनी रंग की बिजली को छोड़ सकती थी जिसने पहले उस पर हमला किया था। इस बैंगनी बिजली की शक्ति अपने आप में ही बोलती थी, क्योंकि अपनी सभी आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ भी जियाओ मिंग इससे बचाव करने में असमर्थ था। इसकी विनाशकारी शक्ति निर्विवाद थी। लाइटनिंग आई को वश में करने के बाद जियाओ मिंग ने सीखा कि अगर कोई इस बैंगनी रंग की बिजली से मारा जाता है तो ये किसी हड्डी में छेद करने वाले कीड़े की तरह उसके शरीर में समा जाती है। इसके अलावा इसका पता लगाना मुश्किल होगा। एक ही विचार से जियाओ मिंग चोट को भड़का सकता है। अगर कोई इसे हटाना चाहता है तो सिम्युलेटर में परिदृश्य के आधार पर जहां जियाओ मिंग खुद गंभीर रूप से घायल और दबा हुआ था, ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसे जियाओ मिंग के साथ इसका कनेक्शन तोड़ना होगा। हालांकि ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। आखिरकार अगर जियाओ मिंग ने युद्ध में किसी दुश्मन को घायल कर दिया तो उनके लिए बच निकलना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा जियाओ मिंग इतना मूर्ख नहीं था कि वह इससे उबरने का तरीका बता सके। अंत में बैंगनी रंग की बिजली और जियाओ मिंग के बीच संबंध को तोड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। अगर कोई बैंगनी रंग की बिजली की चपेट में आ जाता तो मौत शायद दूर नहीं होती। पहले 4 बोल्ट स्वर्गीय संप्रभु आपदा का हिस्सा थे, लेकिन बैंगनी रंग की बिजली स्वर्ग का वास्तविक क्रोध होना चाहिए। शक्ति के मामले में यह शायद 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं से ज्यादा कमजोर नहीं है। जियाओ मिंग ने आह भरी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसने कभी 36 अद्वितीय दिव्य क्षमताओं की विशिष्ट आक्रमण क्षमताओं को नहीं देखा था, इसलिए वह उनकी तुलना अपने अराजक आपदा प्रकाश या बैंगनी बिजली से नहीं कर सकता था कि वे कितने मजबूत या कमजोर हो सकते हैं। फिर भी ये 2 दिव्य क्षमताएं उसे अपने वर्तमान स्पिरिट ग्रेड स्वर्गीय संप्रभु चरण में बिना किसी चुनौती के घूमने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक अमर श्रेणी के स्वर्गीय शासकों की बात है तो उन्हें ये पता लगाने के लिए उनसे लड़ना होगा। बिजली की आंख को फिर से छूने के बाद ही जियाओ मिंग ने अनिच्छा से अपना हाथ नीचे किया और खुद से कहा, चूंकि यह स्वर्ग के क्रोध के समान बिजली गिरा सकता है, इसलिए यह एक शानदार नाम का हकदार है। अब से इसे स्वर्ग की आंख कहा जाएगा। जैसे ही वह बोला, स्वर्ग की आंख धीरे धीरे बंद हो गई। आखिरकार इसने उसकी भौहों के बीच एक अजीब बैंगनी रंग की बिजली की आकृति बना दी। इसने उसके पहले से ही आकर्षक रूप में एक रहस्यमय स्पर्श जोड़ दिया। जियाओ मिंग ने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया क्योंकि वह असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी पर खड़ा था। अंतरिक्ष लगातार मंथन कर रहा था। जहां छोटा महाद्वीप था वहां एक विशाल काला भंवर बन गया था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। इस पर ध्यान न देते हुए जियाओ मिंग की आकृति अचानक गायब हो गई। अल्पविराम। ऊपर अंतहीन नीला आकाश फैला हुआ था, क्षितिज पर बादल छाए हुए थे। बीच बीच में हवा चलने से नीचे हरी लहरें हिल रही थीं, जो घास के मैदानों में जहां तक नजर जाती थी वहां तक लुढ़क रही थीं। वूश! एक अचानक हिंसक स्थानिक लहर ने शांत आकाश को बाधित कर दिया और एक विशाल काला स्थानिक चैनल रहस्यमय तरीके से कहीं से भी प्रकट हुआ। इस स्थानिक चैनल के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद एक आकृति धीरे धीरे उभरी और आखिरकार इस अपरिचित दुनिया में खड़ी हो गई। तो यह असंख्य आत्मा फ्लोटिंग वर्ल्ड बॉडी की छोटी आंतरिक दुनिया है। यहाँ की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन है, बाहर की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक। इतनी अराजक रोशनी को अवशोषित करना व्यर्थ नहीं गया। जियाओ मिंग ने अपने आसपास की नई बनी दुनिया का सर्वेक्षण किया और पाया कि हवा में ऊर्जा लगभग भौतिक हो गई थी। यहाँ तक कि बादल भी आध्यात्मिक ऊर्जा से बने थे। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने पहले भी छोटी दुनियाएं बनाई थीं, लेकिन ऊर्जा घनत्व के मामले में ये दुनिया बाकी सभी से आगे निकल गई और आकार में भी सबसे बड़ी थी। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ ऐसा था जिसकी तुलना कोई और दुनिया नहीं कर सकती थी। यहाँ उसके पास इच्छानुसार नियमों को फिर से लिखने की शक्ति थी। ये जगह वास्तव में उसकी थी। एकमात्र कमी ये थी कि कुछ पौधों के अलावा जीवन का कोई और संकेत नहीं था। जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक विचार के साथ एक पर्वत श्रृंखला अचानक जमीन से उठी। फिर उसके हाथ की एक लहर से अनगिनत बीज पहाड़ों पर बिखर गए। जैसे ही बीज जमीन को छूते हैं, हवा में प्रचुर ऊर्जा उन्हें जल्दी से परिपक्व होने का कारण बनती है और जल्द ही एक औषधीय पर्वत आकार ले लेता है। कोहरे से घिरे पहाड़ की चोटी पर एक अजीब औषधीय सुगंध फैलती है जो शांति की भावना पैदा करती है और ऐसा महसूस कराती है जैसे कि वे किसी स्वर्गीय स्वर्ग में हों। पहाड़ की चोटी पर औषधीय जड़ी बूटियों के विशाल विस्तार समुद्र की तरह इकट्ठा हो गए।
जियाओ मिंग अपनी रचना को देखते हुए काफी प्रसन्न था। अगर मेरे पास समय है तो मैं यहाँ और अधिक जीवन लाने के लिए कुछ आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ लूंगा। अब वापस लौटने और किंग टैन और किंग यानजिंग को खोजने का समय आ गया है। मार्केट डिस्ट्रिक्ट, एकांत आंगन में, जिस पर अनगिनत ताकतें गुप्त रूप से नजर रख रही थीं, किंग यानजिंग और किंग टैन लिविंग रूम में बैठे थे, थोड़ा बेचैन महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि बाघ, तेंदुए, भेड़िए और सियार बाहर छिपे हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जब वे अपने एकांत से बाहर निकले तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ मिंग गायब था। अगर किंग यानजिंग को जियाओ मिंग की असाधारण ताकत के बारे में पता नहीं होता और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तो वह उसे ढूंढने के लिए किंग टैन को सड़कों पर घसीट कर ले जाती। फिर भी जियाओ मिंग के बिना दोनों महिलाएं अभी भी असहज महसूस कर रही थीं। मास्टर शायद गोली लेने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए गए होंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे हैं। किंग टैन चिंतित भाव के साथ आगे पीछे घूम रही थी। किंग यानजिंग जवाब नहीं दे सकी क्योंकि वह भी एकांत में थी। कुछ समय बाद हॉल के दरवाजे अचानक खुले और एक जानी पहचानी आकृति अंदर आई। मास्टर, जानी पहचानी आकृति को देखते ही किंग टैन तुरंत खुशी से उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। मम्मा, अब आप द्वितीय श्रेणी के सॉवरेन स्टेज पर हैं। बुरा नहीं है, लेकिन जल्दी क्या है? जियाओ मिंग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से किंग टैन के सिर को थपथपाया। मास्टर, आपको अभी भी पूछना है, आपने बाहर जाने से पहले हमारे लिए एक नोट क्यों नहीं छोड़ा? किंग टैन ने अपने गाल फुलाए और गुस्से में कहा, मैं जल्दी में था और भूल गया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। जियाओ मिंग ने स्थिति को समझा और किंग टैन के हमेशा अच्छे स्वभाव वाले चेहरे को थोड़ा परेशान देखकर उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया और वादा किया। किंग टैन ने एक हल्की गुनगुनाहट निकाली लेकिन उसके बाद चुप रही। फिर जियाओ मिंग ने किंग यानजिंग की ओर रुख किया। आप दोनों को परेशान करने के लिए माफ़ करें। यह अच्छा है कि आपको पता है, किंग यानजिंग ने अपने लहजे में बेबसी के भाव के साथ जवाब दिया। जियाओ मिंग विषय बदलने से पहले केवल मुस्कुरा सका। क्या आपने कोई सफलता हासिल की है?